अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की एक नई और खूबसूरत सुबह के साथ मैं हूँ रुशना ज़मीर और मेरा साथ दे रहे हैं हाफिज़ नजमुस्सा की उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। अल्लाह आप सभी को महफूज रखे। और जैसी मेरी स्क्रीन पर नज़र पड़ी तो यहाँ का शेड और यहाँ का शेड जो है ना वो काफ़ी मैच थोड़ा कर रहा बहुत है। मिल रहा है, थोड़ा बिल्कुल। बहुत नहीं, बहुत मिल रहा है। ये थी कुछ सूरत हाल। आज सुबह सुबह जो है वो जब हम घर से निकले और मौसम को देखा तो दिल किया कि घर वापस से चले जाएं। वापस चले जाएं। बहुत शदीद गर्मी है और मेरे हाल से 2 दिनों से ये शदीद गर्मी पड़ती जा रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही। लेकिन वी होप कि किसी तरीके से गर्मी का जोर टूट जाए और इसमें आपने अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है। आपने पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है, लिक्विड्स का इंटेक ज़्यादा रखना दिल है। से बाहर दुआएं से निकलती हैं उसके लिए जिसने एसी बनाया। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या मतलब क्या खूबसूरत नेमत है ना, जो कि इंसान ने इंसान को दी है। और इंसान की ही देखें, इंसान अगर अपना दिमाग सही तरीके से इस्तेमाल करे तो कितनी अच्छी अच्छी इन्वेंशंस कर सकता है और दूसरे इंसानों के लिए कितनी सहूलियत जो है फराहम कर इस वक्त की सकता है। सूरत हाल कुछ यूं चल रही है कि मानसून का सिलसिला जारी है, बारिश का स्पेल भी चल रहा है। इस्लामाबाद में भी रात के औकात में बारिश होती है, कभी मौसम अब्र-आलूद हो जाता है, बारिश उस वजह से नहीं होती। लेकिन बारिश अगर हो रही है या नहीं हो रही, मुल्क भर में ह्यूमिडिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा चल रहा है, वाटर लॉस एक्सेसिव हो रहा है, थ्रू स्वेटिंग भी, और उसके अलावा भी डायरिया के प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और ख़ास तौर पर अवॉइड करें बाहर की चीज़ें आजकल के खाने को। और अगर किसी शादी में भी जा रहे हैं, क्योंकि आजकल शादियों का सीज़न भी चल रहा है, तो वहाँ पर भी कोशिश करें कि कम से कम खाएं। वो आपकी ज़िंदगी का आखिरी खाना नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप इस तरह से टूट पड़ेंगे तो वो आखिरी खाना हो सकता है। वो मेरी अम्मी एक बात करती हैं कि खाना तो मतलब बाहर से मिला था लेकिन पेट तो अपना था ना, तो अपने पेट को देख के, उसकी कैपेसिटी देख के उसके मुताबिक खाएं। आज 9 अगस्त है और 9 अगस्त भी बड़ा अहमियत का हामिल है दुनिया भर में। आज अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इंडिजिनस पीपल यानी कि मकामी लोगों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अब मकामी लोग वो होते हैं जो किसी भी दुनिया में, किसी भी खित्ते में हमारी ज़मीन पर रह रहे हों अरसे दराज से। और ये इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल, ये नुमाइंदगी करते हैं आपके कल्चर की। और दुनिया भर में जितने भी कल्चर्स मौजूद हैं उनमें की नुमाइंदगी करने के लिए एक बड़ी तादाद में ये मकामी लोग अपना हिस्सा डालते हैं। और अगर हम यूँ देखें कि इस ज़मीन का 22% हिस्सा, तो हमारी ज़मीन का 22% हिस्से में यही मालिक हैं और इन्हीं की लैंड की मलकियत है। ये आप लोग जो देख रहे हैं दुनिया भर में इंडिजिनस पीपल है। अगर हम लोग अमेरिका की भी फिल्म्स देखें या अमेरिका को भी देखें तो वहाँ पर भी कंट्री साइड की एक बहुत बड़ी अहमियत है, जो काउ बॉय उनका एक कल्चर है। पाकिस्तान में हमारे इतने खूबसूरत कल्चर हैं, चीन का कल्चर हम लोग देखें, हमारे पड़ोसी मुल्क के कल्चर देखें, हम लोग अगर तुर्की के कल्चर की बात करें, ये नाइजीरिया, अफ्रीका, इस तरह तमाम हर जगह पर कौमियत बसती है। और वहाँ के मकामी लोग जो हैं आज उन्हीं को सराहने का दिन, उन्हीं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन और उन्हीं की अहमियत को उजागर करने के लिए दिन है कि अगर वो मौजूद हैं तो उनकी वजह से ज़मीन में एक पूरा ख़ित्ते में किस तरीके से एक नुमाइंदगी हो रही है, एक शनाख्त वहाँ पर बिल्कुल। और यही लोग हैं जो अपने कल्चर और सकाफत को जो है वो आगे लेके चलते हैं। वरना जितने तरीके से चेंजेस आ रही हैं दुनिया में तो बहुत सारी चीज़ें शायद लोग भूल भी जाते हैं वक्त के साथ साथ। लेकिन ये वो लोग होते हैं जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं और कहीं दहाइयों तक जो है वो उस जगह का कल्चर, उस जगह की ज़ुबान और सारी चीज़ें जो है वो याद रखी जाती हैं। सो ऑफ कोर्स ये लोग हैं जो कि हमारी असल रिप्रेजेंटेशन करें। अब आपको बताती चलूँ कि चेंजेस आती रहती हैं दुनिया में और इसके साथ साथ इनोवेशंस भी होती जा रही हैं। आजकल तो एआई की टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी है, बिल्कुल धूम मचा दी है। और आपको पता है ना, जब यूजुअली जब हम जा रहे होते हैं तो हमारे पास एक मसला होता है बारिश के टाइम पे कि छतरी को कैसे पकड़ना है। आपके हाथ में शदीद चीज़ें होती हैं, फ़ोन इस्तेमाल करना होता है, बाकी चीज़ें होती हैं, सामान होता है, तो उस टाइम पे ये बड़ा मुश्किल हो रहा होता है कि एक हाथ जो है वो आप मुकम्मल तौर पे इसलिए वक्फ कर दें कि वो छतरी को जो है वो पकड़े रखें। लेकिन ये एआई की टेक्नोलॉजी से जो है ये काम आसान हो चुका है। ड्रोन अम्ब्रेला के नाम से एक अम्ब्रेला जो है वो ईजाद की गई है और वो ये है कि वो कैमरे और एआई की टेक्नोलॉजी से जो है वो चलती है और आपके सर के ऊपर जो है वो अम्ब्रेला मंडलाती रहती है और आपको उसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बड़ी आसानी से इस मुनफरिद अम्ब्रेला से जो है वो मुनफरिद छतरी से फ़ायदा उठा सकते हैं। और आपको बताती चलूँ कि मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है वो बनाई गई है। इसमें एक अदद कैमरा भी जो है वो नस्ब किया गया है और ये ड्रोन के तर्ज की, बिल्कुल ड्रोन और अम्ब्रेला का ये मिक्सचर है, इसलिए इसको ड्रोन अम्ब्रेला कहा जाता है। बारिश में भी आसान और अक्सर लोग जो है वो धूप से बचने के लिए साया तलाश कर रहे हैं। जो लोग कहते थे ना कि जब एआई टेक्नोलॉजी मजीद बूम पकड़ेगी तो हमारी जॉब्स के लिए खतरा होगा, तो वो पहली जॉब तो उस बेचारे की गई जो सेठ के पीछे छतरी लेके घूमता था। ठीक है, तो उसकी जॉब तो गई है। और वैसे भी काफ़ी मुश्किल होती थी, लेकिन आई डोंट नो कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो किस तेज़ी से फैलेगी और कब तक जो है वो हमारी एक्सेस में आएगी। लेकिन कुछ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर वहाँ पर आप लोग सर्च कर सकते हैं और आपको मिलती है, ऑर्डर कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट। मेरे दिमाग में एक सवाल भी आया कि अगर कभी बहुत तेज़ आंधी तूफान हो तो उसमें अम्ब्रेला क्या करेगी? क्या ये उड़ जाएगी या तब भी आपके सर पे होगी? हाथ में होती है तब इतना प्रॉब्लम हो रही होती है तो क्या होगा। अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत खबर के बारे में। जब सामने आई तो बहुत अच्छा लगा कि दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो पढ़ाई को इतनी अहमियत देते हैं, जो नॉलेज को इतनी अहमियत देते हैं, जो किताबों को इतनी अहमियत देते हैं। अंकारा में एक लाइब्रेरी है और ये लाइब्रेरी दुनिया की मानी खेज़ लाइब्रेरी, और
इसको बनाने का मकसद ऑब्वियसली जो बाकी लाइब्रेरीज़ का है कि लोग वहाँ से फ़ायदा हासिल करें। लेकिन तुर्की के दारुल हुकूमत में कूड़ा उठाने वाले एक शख्स जिनको किताबें मिली हैं और वो अरसा दराज से ज़ाया शुदा लोगों की किताबें जमा कर रहे थे, उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई है जो मुकम्मल तौर पर इन्हीं किताबों पर मुश्तमिल है जो लोग ज़ाया कर चुके थे और अपने घर से रद्दी के तौर पर जो आप बाहर कर देते हैं चीज़ें वो थी। और जब कई माह तक उन्होंने ये किताबें जमा करना शुरू की तो उन्होंने सोचा कि वाई नॉट कि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं और उनकी भी नॉलेज इंक्रीज़ हो, तो उन्होंने एक लाइब्रेरी बना दी। और शुरू में ये किताबें सिर्फ मुलाजमीन और उनके अहल खाना के लिए रखी गई थी, लेकिन जैसे जैसे मजमूए में इजाफा होता गया और दिलचस्पी पूरी कम्युनिटी में फैल गई है और आखिरकार ये लाइब्रेरी आप लोग देख रहे हैं कि इतनी शानदार और ख़ूबसूरत तरीके से सजाई गई है। अब लोग यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं और इनसे बुक्स ले भी जा रहे हैं और वहाँ पर बैठ के पढ़ भी रहे हैं। देखिए एक छोटा स्टेप जो है वो कितने बड़े स्टेप्स को जो है वो जन्म देता है और इसी तरीके से आपकी छोटी सी एफर्ट जो है वो किस तरीके से मज़ीद पूरी कम्युनिटी को जो है वो फ़ायदा पहुँचा रही होती है। अब इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि दुनिया की एक ख़तरनाक तरीन जगह के बारे में आपने बहुत सारी जगहों के बारे में सुना होगा जो कि ख़तरनाक है या मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको ख़तरनाक बोला जाता होगा, लेकिन ये ख़तरनाक जो है ये एक गार्डन है। आप सोच रहे होंगे कि इस गार्डन में क्या है जी, इस गार्डन में जो है वो दुनिया के ख़तरनाक तरीन पौधे जो है वो लगाए गए और ये 2005 में ये गार्डन जो है वो बनाया गया था। और इसके बाहर जो इसका जो स्याह गेट है, इसके बाहर ये बाकायदा तौर पे लिखा है कि गार्डन में जाते हुए ना आपने किसी पौधे को हाथ लगाना है, ना किसी को सूंघना है और ना ही किसी पौधे को चखना है, क्योंकि अगर आप इसमें जाएंगे और हाथ लगाएंगे और चख लेंगे या सूंघ लेंगे तो आप जो है वो इस दुनिया से दूसरे जहान में फौरी तौर पर पहुंच सकते हैं। 100 से ज़्यादा ऐसे जहरीले और नशावर पौधे हैं वहाँ पर और उनकी वजह से ये, लेकिन कितने खूबसूरत प्लांट्स वहाँ पर हैं, कितने खूबसूरत लीव्स, उनके ऊपर कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। लेकिन ये जो अल्लाह ने बनाई है कोई भी चीज़ बेमकसद नहीं है और इनका भी मकसद होगा किसी ना किसी मेडिकल पर्पज़ के लिए या कुछ और इसका इस्तेमाल होता होगा। कहीं ऐसे जानवर होंगे, कहीं ऐसे ये कीड़े मकोड़े होंगे जिनकी खुराक ही ये चीज़ें होंगी, या कुछ ऐसे परिंदे होंगे जो जीते ही इस वजह से होंगे कि पॉइजनस जैसी कोई चीज़ लेकर। सो जितना खूबसूरत वो गार्डन नज़र आ रहा है, इसको मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको जो है ना वो सेट कैसे करते होंगे, दोबारा से इसकी रिनोवेशन का प्रोसेस कैसे होता होगा। शायद प्रॉपर ग्लव्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं या इस तरह से केयर की जाती होगी। और जिसने एडवेंचर करने के लिए जाना है तो वो ज़रूर जाए, लेकिन अपना ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखें। हाँ, और मेरी तरफ से थोड़ी सी टिप है, चख लीजिएगा, ठीक है, ट्राई कीजिएगा, थोड़ा सा चख के देखिए। अच्छा, इंडोनेशिया का रुख करते हैं, मुस्लिम कंट्री, और वहाँ पर मगरबी उनका एक सूबा है कालीमांतान। और अगर मैंने सही प्रोनाउंस किया है तो कालीमांतान में एक खातून है 38 साल जो कि फार्मर हैं और फलमीराडी जिसस उनका नाम है, और हरियाली से ढकी हुई एक नदी में वो गई थी पानी के पर्पज़ के लिए और पानी वहाँ पर भर रही थी, लेकिन वहाँ पर एक मगरमच्छ था और उस मगरमच्छ ने उनकी टांग दबोच ली और झाड़ियों से खींच के उनको फिर पानी की तरफ लेकर जाने की उसने कोशिश की। लेकिन जो ही ये मगरमच्छ का हमला हुआ तो फलमेरी घबरा गई और उन्होंने मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया और काफ़ी देर तक वहाँ पर बहुत सारे और भी लोग उनके फार्मर्स मौजूद थे तो वो उनकी आवाज़ सुन के वहाँ पर पहुँचे, लेकिन तब तक वो काफ़ी देर से उससे लड़ रही थी और काफ़ी उनको जो है वो चोटें आईं। उनको बचाया गया, हॉस्पिटल पहुँचाया गया और हॉस्पिटल पहुँचने के बाद डॉक्टर ने बताया कि 90 मिनट से ज़ायद तक अपनी गिरफ्त में रखा है मगरमच्छ ने इन्हें, लेकिन इनकी किसी भी हड्डी को नुकसान नहीं हुआ और इनकी चोटें हैं, छोटी मोटी चोटें आई हैं बाजू पे, रान पे और टांगों पे, इनकी छोटी मोटी। पुलिस ने बड़ा सराहा है इनको कि इनकी हिम्मत और इनके हौसले की दाद देनी पड़ेगी जिस तरीके से ये लड़ती रही हैं, क्योंकि अक्सर हमने ये भी सुना है कि सांप के डसने से, जहर से आप इतनी जल्दी नहीं बनते जितना आप जो है ना वो हार्ट अटैक जो होता है उससे हो जाते हैं। और ये चीज़ हमने दूसरी तरफ ये भी सुनी है कि जब आप किसी ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगाते हैं तो वो भी अक्सर नीचे आके गिर के लगने और बॉडी आपकी फटने, वहाँ से मरने से ज़्यादा जो है आपको खतरा होता है कि आपका दरमियान में हार्ट फेल हो जाए। तो आपकी हिम्मत जो है वो बड़ी दाद देती है कि आप किस तरीके से जो है वो एक चीज़ को जो है वो पॉजिटिव तरीके से लेके जा रहे हैं और किस तरीके से आप जो है वो अपनी हिम्मत बनाए रखे हुए किसी भी काम के लिए। अब आपको बताती चलें कि रूस के खलाई इदारे ने कहा है कि वो जुम्मे को जो है वो अपनी एक कार जो है वो चांद की जानिब रवाना करेगी और वो कार किस तरीके से वो गाड़ी जो है वो रवाना की जाएगी और वो मुख्तलिफ जो है वो मिशन जो है वहाँ पर अदा करेगी। वहाँ से मिट्टी लाने का भी शायद कोई प्रोसेस है वो भी वो करेगी, अदा करेगी। रूस के चांद मिशन का लगभग 50 साल के बाद दोबारा आगाज़ हो रहा है और 50 साल पहले रूस ने पहला अपना मिशन किया था। रूसी खिलाई इदारे की जानिब से एक बयान जारी किया गया और जिसमें यह बताया गया है कि ये गाड़ी चांद की सतह पर उतरने के बाद इसकी सतह से इकट्ठे किए जाने वाले नमूनों का तज्जिया करेगी और वहाँ लंबी मुद्दत तक साइंसी तहकीक जारी रखी जाएगी। तो ये
1976 में लास्ट टाइम ये रूस ने भेजा था और सोवियत यूनियन का मिशन इसे कहा गया था और अब दोबारा से इसी सोवियत यूनियन के मिशन पर मॉस्को काम कर रहा है। 11 अगस्त को ये रॉकेट भेजा जाएगा जो चांद पर लैंड करके मिट्टी के नमूने लेगा और उनका तज्जिया भी करेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी हमारे पास। आजकल चांद जो है वो हो रहा है, चांद की बातें हो रही हैं और बहुत सारे लोग चांद पे जाने की कोशिशें भी कर रहे हैं। अगली खबर की जाने बढ़ेंगे और आपको बताती चलो ये खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग कैसे है कि आपको पता है दुबई एयरपोर्ट पे एक बड़ा ही मज़े का वाक़या पेश आया और मज़े का वाक़या ये था कि फ़्लाइट से जो है तैयारे से एक रीछ जो है वो उतर के रनवे पे जो है वो घूमना शुरू कर दिया और वो बड़ी हैरानकुन बात भी थी लोगों के लिए और थोड़ी ख़तरनाक भी थी। लेकिन ये रीच किस तरीके से बाहर आया, आपको पता है कि इसको इंजेक्शंस लगा के बेहोश किया गया था, लेकिन प्रवास से पहले ही इसको होश आ गया, जाग गया वो और वो बड़े आराम से उतर के रनवे पे घूमना शुरू कर दिया। उसने अपनी चहलकदमी शुरू कर दी जिससे अमले की दौड़ें लग गई और अमले ने जो है उसको दोबारा पकड़ने की कोशिश की। दोबारा से उसको इंजेक्शंस लगाए गए और उसको बेहोश करके दोबारा तैयारी की तरफ जो है वो ले जाया गया था। हम दुबई एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन इराक़ के वज़ीर आज़म ने वाक़ये की तहकीकात का फ़ौरी तौर पर हुक्म दे दिया गया है कि किस तरीके से हुआ और इसमें क्या जो है वो गफलत बरती गई है कि इस तरह का वाक़या जो है वो रूनमा हुआ। यस, अच्छा अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एडवेंचर के शौकीन हजरात के लिए न्यूजीलैंड का स्काई टावर जो है ना वो आजकल शायकीन का मरकज़ बना हुआ है, तवज्जो का निगाह बना हुआ है। और उसकी वजह यह है कि आप लोग स्काई टावर्स पर, हमें तो ये एक और वजह से भी याद है कि जब भी आपकी न्यू ईयर होता है, सो न्यू ईयर में वहाँ पर सबसे पहले जो है न्यूजीलैंड में मनाया जाता है न्यू ईयर। और इन दिनों न्यूजीलैंड में फ़ुटबॉल और वर्ल्ड कप के मैचेस जारी हैं, तो न्यूजीलैंड का 630 फिट बुलंद स्काई टावर शायकीन की तवज्जो का मरकज़ है और वहाँ पर मौजूद शायकीन स्काई टावर से जंपिंग का एडवेंचर कर रहे हैं, जहाँ से छलांग लगाकर 11 सेकंड में ज़मीन पर लैंडिंग की जाती है। और आप लोग देख रहे हैं कि कितना जो है ना वो खूबसूरत मंजर है, खूबसूरत भी है और मेरे ख्याल से काफ़ी एडवेंचरस भी है। बहुत सारे लोग जो इस तरह के एडवेंचर्स करना चाहते हैं वो यहाँ जाएं और इन्जॉय करें अपनी लाइफ को, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको इन्जॉय करनी चाहिए और इनको वैसे ही इनको बस एक और फ़न पर्पज़ जो है वो आप इन्जॉय करने के लिए जाएँ, क्योंकि ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। अब आपको बताती चलूँ कि खला की बात हो रही है, इस तरीके से हवाई उसकी बात हो रही है, तो खला की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताऊँ कि खला में भी एक मुख्तलिफ कारनामा करने की जो है वो सोचा गया है चीन की तरफ से। और चीन की तरफ से क्या सोचा गया, उन्होंने कहा कि जी हम शजरकारी करेंगे और पौधे जो हैं वो हम खला में उगाएंगे और उसके लिए उन्होंने एक लंबी फहरिस्त भी जारी कर दी है जिसमें बीजों के नाम भी हैं, पौधों के नाम भी हैं और ये सारी चीज़ें उन्होंने जो है वो फॉरवर्ड कर दिया और साइंसदान जो है वो इसके ऊपर अपनी तहकीक भी करें कि किस तरीके से जो है ये 136 इकसाम के पौधे जो हैं वो खला में उगाए जाएंगे और इनके तजर्बाती नमूने भी भेज दिए गए हैं, जिसमें 47 सब्जियों के और 12 बीज जो हैं वो फसलों के, 28 बीज जो हैं वो फूलों के हैं और इस तरीके से मुख्तलिफ इकसाम के घास फूस के पौधे जो हैं वो पौधे हैं, घास फूल है, 13 माइक्रो ऑर्गन्स भी शामिल हैं और जरिए और सनती माइक्रो ऑर्गन्स, खाने के काबिल फंगी और अलगी और कई भी शामिल है और स्पेस ब्रेडिंग बीजों को खलाई शुआओं और माइक्रोग्रेविटी के जरिए मुमकिन मुफीद जीनियाती मुतग़य्यरात के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल, ये बड़े ही कोई मुश्किल अल्फाज थे लेकिन कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, मेरे हाल से इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स जो है वो चलते रहने चाहिए। मुतग़य्यरात के लिए जो है वो चांद पर गया, इंसानी दिमाग है कहीं भी पहुंच जाता है और कुछ भी करने का सोच लेता है। लेकिन हम आपको ज़मीन पर लेकर आते हैं और पाकिस्तान में और खूबसूरत इलाके गिलगित बल्तिस्तान की सैर आपको करवाते हैं, जहाँ पर एक ऐसा इलाका जो मैंने भी पहली दफ़ा देखा है और मुझे सुनकर बड़ा एक्साइट कर रहा है। अब ये देखते हैं कि कैसा ये इलाका होगा। ये जी गिलगित बल्तिस्तान का एक इलाका है रोंदू और उस इलाके के अंदर एक जगह है जिसको तुर्मक दोनसा कहा जाता है। अब ये तुर्मक दोनसा क्या है और ये अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। मैंने भी अभी तक गिलगित में विजिट करते हुए ये नई चीज़ देखी, तो हमें ये दिखा रहे हैं निसार मेहदी अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में चंद मुकामात ऐसे हैं जहां पहुंचकर दिल करता है कि ये लम्हात यहीं पर थम जाएं। गिलगित बल्तिस्तान रोंदू में वाक़िद तोर्मिक दुनसा मिडोस का शुमार भी इन्हीं मुकामात में होता है। स्कर्दू शहर से 2.5 घंटे के मुसाफत पर वाक़िद दुनसा मिडोस को सरसब्ज कोसारों के तवील सिलसिलों के बाइस गिलगित बल्तिस्तान के दीगर मुकामात से इनफरादियत हासिल है। आसमान को छूते सरसब्ज पहाड़ और उनको चीरती खामोश नदियां दुनसा को मजीद पुरकशिश बना देती है। सतह समंदर से 10,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ई ये मिडोस सयाहों को शोर शराबे से दूर एक पुरसुकून माहौल मुहैया करता है, जहां पहुंचकर इंसान दिल मोह लेने वाले कुदरती मनाजिर देखकर तखय्युलात में खो जाते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है और लोग यहाँ पर माशाल्लाह बहुत फ्रेंडली हैं और यहाँ पर प्रॉपर टेंट्स वगैरह भी बने हुए हैं, फैसिलिटीज़ वगैरह भी है। यहाँ की खूबसूरती शायद आपने आज महसूस भी किया होगा। यहाँ की ग्रीनरी, पहाड़ ऊपर से नीचे मिलता है, सरसब्ज़ नालियाँ,
और छोटे छोटे चश्मे, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो टूरिस्ट यहाँ पे कम आ रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है इस जगह का। टूरिस्ट से जो गुजारिश करता हूँ कि आप इस जगह का विज़िट करें। जो भी सयाह स्कर्दू आ रहे हैं उनको मैं मशवरा देना चाहता हूँ, अगर दुनिया पे जन्नत देखनी है तो दुनसा का विज़िट लाजमी करें। तोर्मिक दुनसा मिडोस में एक कदीम पोलो ग्राउंड भी वाक़ई है, जहां हर साल दुनसा पोलो फेस्टिवल का इनेकाद किया जाता है। यहाँ के मुकामी लोग सादा तबीयत के मालिक और इंतहाई मेहमान नवाज हैं। यहाँ के बेशतर रिहायशियों का जरिया आमदन माल मवेशी और जमींदारी है। यहाँ दुनिया के बेहतरीन आलू भी काश्त किए जाते हैं। क्या बात, निसार मेहदी ने हमें जो है गिलगित बल्तिस्तान के इलाके रोंदू की सैर करवाई और देख के बहुत ही खूबसूरत उसका व्यू था और फौरन दिल किया कि मैं और नजम जो है वो यहाँ से उड़ के वहाँ पहुँच जाए। तो पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, पाकिस्तान में बहुत सारी जगह हैं घूमने फिरने के लिए। वेकेशंस चल रही हैं, आखिरी मराहिल हैं वेकेशंस के, तो अगर आपका कोई टारगेट रह गया मिस कि आपने कहाँ जाके एंजॉय करना है, तो आपके पास एक नई डेस्टिनेशन जो है वो मिल चुकी है। तो जाएं और एंजॉय करें। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर जो है वो हमारी है खेल की दुनिया से और हमारे वन एंड ओनली नंबर 1 खिलाड़ी जो है जिनकी आजकल बूम बूम चल रही है और आपको पता चल गया होगा कि मैं बाबर आजम की बात कर रही हूँ। बाबर आजम जो है वो लिंकन प्रीमियर लीग में जो है वो खेल रहे हैं और उन्होंने अपनी 10वीं T20 जो है वो सेंचुरी बना ली है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कोलंबस स्ट्राइकर्स की तरफ से खेलते हुए 189 रन्स बनाए हैं और इसमें मैच विनिंग सेंचुरी इन्होंने बनाई है और गाल टाइगर्स को इन्होंने 7 विकेटों से शिकस्त देके अहम किरदार अदा किया। सो बाबर आजम की नो डाउट बूम है, लेकिन एक बहुत ही अच्छी खबर हमारे पास सामने आ रही है और बहुत ही अच्छी खबर ये है अगेन के जब हम जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ काम कर रही हैं हमारी IT इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए, हमारे दीगर कामों को फ़रोग देने के लिए, तो उसी में वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक ने एक स्टेप उठाया है और मुल्क में व्हाट्सएप के मुतबादिल एक चैटिंग ऐप जो है वो मुतारिफ़ करवाई है जिसका नाम है बीप। और ये पाकिस्तान की एप्लीकेशन होगी जिसको सबसे पहले IT की मिनिस्ट्री को यूज़ के लिए 30 दिन के लिए दिया गया और फिर उसके बाद अगले मरहले में 41 वजारतें इसको यूज़ करेंगी ताकि मुकम्मल तौर पर टेस्ट किया जा सके और तमाम ही उसकी फैसिलिटीज़ को चेक किया जा सके और उसके फीचर्स को इस्तेमाल किया जा सके कि ये आवाम की यूज़ के लिए मस्बत है या इसमें मज़ीद तब्दीली की, मज़ीद एडवांसमेंट की ज़रूरत है। और फिर तीसरे मरहले में एप्लीकेशन पूरे पाकिस्तान में लागू कर दी जाएगी। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जब एप्लीकेशन आएगी आपके एप्पल स्टोर पर या आपके एंड्रॉयड स्टोर पर इसको ज़रूर डाउनलोड करके एक दफ़ा चेक कीजिएगा। पाकिस्तान में एक अच्छा स्टेप हो रहा है, IT की एक बूम है और इसी तरीके से एप्लीकेशन की उन्होंने पहली एडवांसमेंट में लाकर एक ये चैटिंग ऐप दी है। सो व्हाई नॉट, जब हम व्हाट्सएप को एक दे रहे हैं इतना रेवेन्यू, तो हम लोग अपने पाकिस्तान की ऐप को यूज़ करें और पाकिस्तान को जो है ना वो आगे बढ़ाएं। और ये बहुत खूबसूरत बात है कि पाकिस्तान जो है टेक्नोलॉजी में दुनिया के साथ साथ जो है वो चलने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से दुनिया टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ती जा रही है तो पाकिस्तान में भी कोई ना कोई ऐसी नई इनोवेशन होती जा रही है कि जो दुनिया के साथ हमें बराबर खड़ा करने में मदद फराहम कर सके। अब हम बढ़ते हैं, आज़ादी का महीना चल रहा है तो इस हवाले से मेरे पास एक बड़ी गुड न्यूज़ भी है और इंटरेस्टिंग खबर भी है कि आपको पता है कि अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में एक शाहराह का नाम जो है वो अल्लामा इकबाल के नाम पर जो है वो रख लिया गया है और ये पाकिस्तानी जितने भी लोग वहाँ पे रह रहे होंगे उनके लिए तो बड़ी एसोसिएशन होगी, लेकिन दुनिया भर में जितने भी पाकिस्तानी हैं उनके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ भी है और एफिलिएशन भी एक इस तरह से हो जाती है कि आपके कौमी शायर के नाम पे एक शाहराह का नाम जो है वो रख दिया जाए। अल्लामा इकबाल एक बैनुल-अक़वामी सतह की शख्सियत है और पाकिस्तान की कौमियत की अलामत भी हैं और तफसीलात के मुताबिक अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क की शाहराह अल्लामा इकबाल से मंसूब कर दी गई और शहर की अहम शाहराह को शायर मशरिक़ के नाम से मंसूब करने का बाकायदा ऐलान जो है वो एक तकरीब में किया गया और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी जो है वो वहाँ पे आके सबसे लाली परचम भी लहरा रहे हैं और सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं इस चीज़ की। यस डेफिनेटली। सो अल्लामा मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान में दुनिया के बहुत बड़े शायर हैं और इसीलिए उनके नाम से मंसूब की गई क्योंकि दुनिया ने जब भी रेवोल्यूशन की बात की है तो उनकी किताबें और उनकी लिखी हुई नज़में जो हैं वो ट्रांसलेट करके सुनाई हैं। ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वाक़या बिल्कुल मैं सुनाना चाहूँगा अल्लामा मोहम्मद इकबाल से रिलेटेड और इसको आप लोगों ने सोचना है और इस पर हर किसी को जो है ना वो इस पर चेक करना है और जांचना है और फिर उसके बाद फैसला करना है कि उसकी पर्सनालिटी कितनी बड़ी है। अनवर मकसूद पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने एक ख़त लिखा ओपन, ठीक है, जिसको कहा जाता है वो खतूत लिखे जो जाते हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नाम। उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल से जब मेरी पहली मुलाकात हुई तो उन्हें कहा गया कि अल्लामा इकबाल आप दुनिया के बहुत बड़े शायर हैं। तो उन्होंने बोला बहुत शुक्रिया। बोलते हैं कुछ अर्सा गुजरा और 1947 का वक्त आया और मैंने बोला कि अल्लामा इकबाल आप ये बड़े सगीर के बहुत बड़े शायर हैं। तो उन्होंने बोला कि बहुत शुक्रिया। बोलते हैं फिर कुछ अरसा गुजरा और मैं फिर अल्लामा इकबाल से मेरी मुलाकात हुई और फिर मैंने पाकिस्तान जब बन गया तो मैंने लिखा कि आप पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर हैं और मुसलमानों के बहुत बड़े शायर हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे नाम से एक पूरा मुल्क जो है वो मंसूब है तो बहुत अच्छी बात है। और फिर बोलते हैं कि जब पार्टीशन हुई हमारा बंगाल और पाकिस्तान तो मैंने कहा कि आप ये इस पाकिस्तान के जो है ना वो बहुत बड़े शायर हैं।
तो इल्हामा इकबाल ने बोला कि क्या बात है, पहले आप मुझे दुनिया के शायर कह रहे थे, फिर बरसगीर, फिर मुसलमानों, और फिर कम करते करते पाकिस्तान। तो उन्होंने आखिर में लिखा कि वो वक्त दूर नहीं है जिस तरीके से हम उनकी पर्सनालिटी को कम किए जा रहे हैं कि एक आवाज़ आएगी रेडियो पाकिस्तान पे कि आइए नूरजहान की आवाज़ में सुनते हैं इकबाल सियालकोटी का कलाम। तो ये चीज़ हमें सोचने की ज़रूरत है। एक ब्रेक, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। और आपको पता है कि मीडिया को जो है वो एक किसी भी स्टेट का फोर्थ पिलर कहा जाता है, और सहाफ़ियों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, क्योंकि अगर वो बिल्कुल न्यूट्रल हो के अपने फ़राइज़ को सर अंजाम दे तो बहुत अच्छे तरीके से मसाइल की भी अक्कासी करते हैं और एक पॉजिटिव इमेज भी जो है वो दुनिया के सामने ला रहे होते हैं, और मुल्क में भी वो बहुत सारे मसाइल को जो है वो उजागर कर रहे होते हैं। लेकिन इनको जो है बहुत तरीके से फैसिलिटेट करना इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसलिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक नया इनिशिएटिव लिया और एक स्पेशल फ़ंड जो है वो सहाफ़ियों और फ़नकारों के लिए जो है वो उसका ऐलान किया गया है, और सहाफ़ियों समेत मीडिया वर्कर्स जो है वो इनके लिए सेहत कार्ड का भी इजरा किया गया। और ये कल इस्लामाबाद में एक तकरीब जो है वो रूनुमा हुई, जिसमें बहुत सारे सहाफ़ी, मीडिया वर्कर्स और फ़नकार जो है वो शामिल थे। एग्जैक्टली और इसमें सहाफ़ियों, मीडिया वर्कर्स और फ़नकारों के लिए सेहत कार्ड का इजरा भी किया गया, और ये तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सेहत कार्ड का इजरा और सहाफ़ियों के लिए स्पेशल फ़ंड का जो है ना वो ऐलान किया। अब ये स्पेशल फ़ंड क्या है और इसकी कितनी अहमियत है और इससे क्या फ़ायदा होगा, ये हम जानेंगे। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक के ज़रिए, जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। सर, कितना ज़रूरी है कि जब हम सबके लिए सोचते हैं तो फ़नकारों के लिए और ख़ास तौर पर हमारा मीडिया फोर्थ पिलर बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट, उसके लिए भी सोचा हुकूमत पाकिस्तान ने और इस फ़ंड का क़याम किया। शुक्रिया जी, सुबह बखैर। कल ये जब ऐलान हुआ तो इसकी अहमियत ये है कि ये जो 15 माह की हुकूमत थी उसके ख़त्म होने से एक दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये ऐलान किया जाते जाते। और आपको ये पता है कि 2002 के बाद पाकिस्तान में जो प्राइवेट मीडिया आया है, रेडियो और टेलीविज़न दोनों, तो उसके बाद हमारी मीडिया इंडस्ट्री में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी तादाद हज़ारों में है जी। और उनके जो हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। पिछले कुछ अरसे में तो यहाँ तक हुआ है कि कई माह तक जो है वो लोगों को तनख्वाहें तक नहीं मिलती थी, और ये मामला अभी भी है। उस हवाले से भी एक जो पैमरा आर्डिनेंस में तरमीम का जो बिल था वो मौखर हो गया है, और उस पर काफ़ी लोगों को एतराज़ भी है, ख़ास तौर पर जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो अगली हुकूमत है, जब पार्लियामान दोबारा मुंतखब होगी तो उस पर कुछ करेगी। लेकिन कल ये जो ऐलान हुआ है वो ख़ासा अहम है। हालांकि जो प्राइवेट मीडिया इंडस्ट्री है उनको तनख्वाहों के अलावा जो कारकुन काम करते हैं उनकी सेहत के लिए और जो दूसरी मराहत हैं वो उनको खुद भी देनी चाहिए। लेकिन ये अच्छी बात है कि वफाकी हुकूमत ने कल ये ऐलान किया। फ़िलहाल ये 1 अरब रुपए का फ़ंड उन्होंने कायम किया है सहाफ़ियों के लिए, जो मीडिया इंडस्ट्री में काम करने वाले कारकुन हैं, और हमारे बहुत सारे फ़नकार जिनमें स्टेज और थिएटर और दूसरे जो शोबों में जो फ़नून लतीफ़ा के लोग हैं, उन सब के लिए है।
ये कोई इस वक्त पूरे मुल्क में कोई 1200 के करीब जो अस्पताल हैं उनके साथ इस कार्ड को लिंक किया गया है। और एक जो कारकुन है 15 लाख रुपए तक उनके जो इलाज मुआवजे के जो अखराजात हैं वो इस कार्ड के ज़रिए पूरे किए जाएंगे। जो हालात हैं मीडिया इंडस्ट्री के, जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी है उसके मुताबिक जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है उसका शिकार जो है वो जो लोग हैं उनमें हमारे मीडिया के वर्कर्स भी हैं। जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हों या हादसात हों या दहशतगर्दी के वाक़यात हों वहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद जो उन पर बीतती है वो बहुत अफसोसनाक है। तो मैं समझता हूँ कि ये शुरुआत अच्छी है। हालांकि कल वज़ीर आज़म साहब ने ये भी ऐलान किया है कि हम इस रकम को बढ़ाएंगे, लेकिन जाहिर है ये आप उतना ही बढ़ा सकते हैं जो आपकी मईशत का हाल है उसके हिसाब से। तो उम्मीद करते हैं कि मुल्क की मईशत भी बेहतर होगी और जो मीडिया वर्कर्स हैं उनके हालात कार जो है वो भी बेहतर होंगे इंशाल्लाह। सर यूजुअली अगर हम देखें तो सोशल मीडिया का दौर है और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो ख़ुद को आर्टिस्ट कहते हैं जो कि सोशल मीडिया पे काम करें। क्या ये फैसिलिटी उनके लिए भी है या सिर्फ जो है इलेक्ट्रॉनिक और प्रेस मीडिया जो स्पेशली किसी न किसी इदारे से मुंसलिक हैं सिर्फ उन्हीं के लिए? ये देखें, जो फ़िलहाल है वो तो जो इस्टेब्लिश्ड जो इदारे हैं मीडिया के, रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, स्टेज और जो इस तरह के इदारे हैं उनके लिए है। लेकिन आपको पता है कि जो जिस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बहुत सारे जो जिसको आपने कंटेंट क्रिएटर्स कहा, उनकी जो तादाद है वो भी बढ़ रही है। अब उनमें से कुछ जो कामयाब हैं वो तो खुद उनकी जो मोनेटाइजेशन है उसके हवाले से उनको अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। लेकिन ये आपकी बात जो है वो अहम है कि वो तमाम लोग जो कि इस कैटेगरी में आए हैं उनको मिलना चाहिए। लेकिन बात यह है कि जो आपकी मुआशी हालत होगी मुल्क की, उसी हिसाब से लोगों को आप मदद कर सकेंगे। आप बरतानिया में, यूरोप में, अमेरिका के अंदर, तो यहाँ तक कि अमेरिका में तो फूड स्टैम्प्स भी हैं जो गरीब लोग हैं। लेकिन ये सारी इस्तिताअत जो है वो आपकी मईशत से आती है। अब हम इस वक्त IMF के प्रोग्राम में हैं और जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ है तो हम तो बड़ी मुश्किल से डिफ़ॉल्ट थे। जी बिल्कुल जी। सुलंगी साहब, एक और चीज़ नो डाउट आप जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं कि ये भी इम्पॉर्टेंट है तमाम तर चीज़ें कि हम लोग अब आगे बढ़ें और नई टेक्नोलॉजी को जब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो जिस तरीके से न्यू कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको भी लाया जाए। लेकिन सर एक सवाल, क्योंकि हमने भी प्राइवेट चैनल्स में काम किया, ये जो है वज़ीर आज़म की तरफ से बहुत ही कमाल का विजन इनिशिएटिव है कि हमारे सहाफ़ी को जो है वो इतना एक एम्पावर कर दिया जाए कि उसके घर के बेसिक मसाइल जो है ना वो हल हो जाएँ। इसीलिए फ़ंड बनाया गया और ख़ासतौर पर इलाज का तो क्या ही बात है कि एक सेहत कार्ड जो है वो मिल जाएगा तो एक टेंशन खत्म हो जाती है बहुत बड़ी ज़िंदगी की आपकी, और 15 लाख रुपए जब आपके पास मौजूद हों इलाज करवाने के लिए। लेकिन सर ये प्राइवेट मीडिया जो है उसके अंदर सर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं और उनके जो मसले मसाइल हैं उसके लिए इस फंड को जो बढ़ाया जाएगा उसमें कुछ उनके लिए सोचा जाएगा, या जो आपने कानून जो पैमरा का जिक्र किया उसके अंदर जो चीज़ें लिखी गई थी सर उसका क्या आपकी जो है वो तजावीज़ होनी चाहिए कि कैसे उसको जो है वो आगे बढ़ाया जाए ताकि वो मसले मसाइल हल हों? देखिए, फ़िलहाल तो जो एतराज़ात आए उसके बाद मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा कि ठीक है, अगर आपकी और कोई तजावीज़ हैं तो फिर ठीक है, जो पार्लिमान मुंतखब होगी वो उस पर करे, तो ये मामला किसी न किसी तरह से हल होगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि सिर्फ हम सरकार पे चीज़ें डालें। जो प्राइवेट मीडिया मालिकान हैं वो करोड़ों रुपए कमाते हैं इश्तहारात की मद में, पब्लिक और प्राइवेट, तो ये नहीं हो सकता कि ये सारी जिम्मेदारी हुकूमत पे डाली जाए और ये सारी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पे भी नहीं होनी चाहिए। जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको भी इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। जैसे सरकारी मुलाजमीन का एक कंट्रीब्यूटरी फंड होता है जिसमें एक मैचिंग होती है कि जी जो मुलाजिम है अपनी तरफ से कुछ पैसे देता है और जो इदारा है वो भी उसमें कुछ पैसे डालता है। तो इस तरह का कोई निज़ाम बनाना पड़ेगा जिसमें कि
जो मीडिया मालकान हैं वो भी अपना हिस्सा डालें, सूबाई और वफाकी हुकूमत भी अपना हिस्सा डालें, और हो सकता है कि जो मुलाजमीन हैं वो भी एक हिस्सा डालें, ताकि ये जो फंड है इसकी जो साइज़ है इसको बढ़ाया जा सके, ताकि ज़्यादातर लोग जो है उससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। जी ठीक है सर, पिछले दिनों हम बहुत सारे फनकार ऐसे देख रहे थे जो कि मुश्किलात का शिकार भी थे और उनको हेल्थ इश्यूज़ जो है वो स्पेसिफिकली अगर मैं हाईलाइट करना चाहूँ तो वो बहुत ज़्यादा थे, और उनकी कोई ना कोई इस तरीके से हेल्थ इशू आ जाता था जो कि काफ़ी उसका ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी कॉस्टली होता था। क्या ये उसका मदावा करने के लिए भी एक बेहतरीन स्टेप समझा जा सकता है? क्योंकि इसमें फ़नकारों को शामिल किया गया है, और ये सिर्फ वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए, कैमरामैन, एडिटर्स या इन लोगों के लिए नहीं है, तो ज़ाहिर है वो भी उससे मुस्तफ़ीद होंगे। लेकिन जो इसका बुनियादी हल है वो ये है कि एक कोई ऐसा निज़ाम बनाया जाए जिसकी मदद से ये जो फंड है उसका साइज़ बड़ा हो, ताकि ये ना हो कि जी पता चले कि जी 1 अरब आपने रखे थे, वो तो पहले 3 महीने में ही खर्च हो गए, तो फिर बाकी 9 महीने जो है वो जो मुतासरीन हैं और लोग हैं उनका क्या करेंगे। सही बात है सर। एक और सवाल के क्राइटेरिया जो है वो बहुत मैटर करता है किसी भी चीज़ में, जब आप कोई भी चीज़ बांट रहे होते हैं तो सर उसमें एक ये बहुत कीमती फ़ंड, और हमारे पास मीडिया वर्कर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, और उसमें ख़ास तौर पर हम लोग नई टेक्नोलॉजी का जिक्र कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो तो किसी तरीके से पैसे कमा लेते हैं, जदीद दौर से के तकाज़ों से वो हम आहंग हैं। लेकिन सर हमारे सबसे ज़्यादा जो कीमती वर्कर जिसने मीडिया को बनाया है वो हमारा प्रेस था, और फिर प्रेस की एक तारीख पाकिस्तान में गुजरी है, उतार चढ़ाव बहुत देखे, और आज भी वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं और बड़ी कसमपुर्सी की हालत में वहाँ पर मौजूद हैं। तो सर ये क्राइटेरिया जो है इसको साफ शफाफ होना, बनाना कितना अहम होगा, कितना चैलेंजिंग होगा कि वो सहाफ़ी जो वाकई में नीड रखते हैं उन तक ये फ़ंड पहुँच सके? ये आपने बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि आपके इल्म में है कि अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आप वहाँ सेट पे बैठे हैं, आपके सामने जो कैमरामैन हैं उनका हाल देखें। अभी तो जाहिर है पीटीवी में हालात इतने बदतर नहीं है जैसा कि प्राइवेट इंडस्ट्री में है, लेकिन आप ये देखेंगे कि आपका शो जो है उसको कामयाब बनाने के लिए जो लाइटिंग वाले हैं, जो कैमरा वाले हैं, जो सफाई वाले हैं, जो आपको पानी और चाय ला कर देते हैं, उनके हालात क्या हैं। प्राइवेट इंडस्ट्री में तो वो बहुत बुरे हालात हैं। तो ये ना हो कि ये जो 1 अरब रुपए रखे हैं, कम से कम वो जो 25, 30 और 40 लाख माहाना लेने वाले जो एंकर्स हैं, कम से कम उनको इससे अलग होना चाहिए। वो अपना कोई इंतज़ाम करें ताकि इसकी जो कैटेगराइजेशन हो वो ऐसी हो कि जो मुस्तहक जो लोग हैं वही उससे फ़ायदा ले सकें। ये ना हो कि इसमें वो लोग जिनके पहले ही जो बैंक बैलेंस से शानदार है वो उसका कोई फ़ायदा उठाए। ठीक है सर, ये भी एक इसी में पॉइंट ऐड ऑन करके बताइएगा कि ये जो फंड है, स्पेशल फंड, इसकी डिवीजन किस तरीके से की गई है कि कितने % जो है वो प्रेस को दिया जाएगा, कितने % इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों पे जो है वो खर्च किया जाएगा, इस तरीके से क्या इसकी कोई डिवीजन की गई है? देखें, इसके फार्मूला के बारे में तो मुझे अभी कुछ इल्म नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये कोई मुनसिफाना सिस्टम होगा जिसके नतीजे में ये नहीं होगा कि कुछ लोग जो है वो महरूम रह जाएं और कुछ लोग जो है वो उसका फ़ायदा उठाएं। लेकिन जो बुनियादी बात है जो शुरू में मैंने की वो ये है कि जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल कहा कि हम इसको 1 अरब तक महदूद नहीं रखेंगे। हमारी उम्मीद है और कोशिश होगी कि जो भी हुकूमत आए वो इसको बढ़ाए, और उसके बढ़ाने का जो निज़ाम है वो सिर्फ ये नहीं हो सकता कि सिर्फ वफाकी सरकार डाले। मेरा ख्याल है कि उसके लिए एक मरबूत निज़ाम बनाना पड़ेगा कि वफाकी हुकूमत के साथ साथ जो सूबाई हुकूमतें हैं वो भी अपना हिस्सा डालें, और जो मीडिया मालकान हैं वो भी इसमें अपना हिस्सा डालें। सही बात है, आपकी ये बात बिल्कुल काबिल गौर है सर कि मीडिया मालकान को जो है वो आगे आना चाहिए और उनको हिस्सा डालना चाहिए, क्योंकि एज यू मेंशन बिफोर लाखों करोड़ों रुपए वो कमाते हैं थ्रू एड्स और बहुत सारी चीज़ों के। सर इसके लिए एक चीज़ तो ये वाज़ह कर दें, जो मेरे जहन में एक सवाल आता है कि आपको अगर इस फ़ंड को हासिल करना है या इलाज के लिए सेहत कार्ड हासिल करना है तो उसके लिए अपने शहर के प्रेस क्लब के साथ एसोसिएट होना बहुत ज़रूरी है। सर इसी तरह होगा ये? देखें, प्रेस क्लब जो है वो एक इदारा है जो कि हमारे मुल्क के अंदर है,
लेकिन हमने ये भी देखा है कि प्रेस क्लब्स के हवाले से शिकायत भी बहुत सारी आई हैं। कई जगहों पर ऐसा हुआ है कि वो लोग जिनका मीडिया इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है वो मेंबर बन जाते हैं, और जो लोग वाकई वर्किंग जर्नलिस्ट हैं और मीडिया वर्कर्स हैं वो महरूम रह जाते हैं। तो इसको खुद प्रेस क्लब की सतह पर जो सहाफ़ियों की तंजीमें हैं उनको बेहतर करना होगा, ताकि जो वाकई जो मुस्तहक अफराद हैं वो इसके अंदर आ सके। नो डाउट। अच्छा सर, हम अब ऑब्वियसली हमने डिस्कशन कर लिया, हमारे पास कुछ वक्त है, तो मैं चाहूँगा कि आपकी एक्सपर्टीज़ के फ़ायदा उठाते हुए ये जो पूरा एरा गुजरा है तकरीबन पिछले 1.5 साल, और इसमें हमने मीडिया के लिए बहुत एडवांसमेंट देखी है। मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जिस तरीके से रेडियो को एम्पावर किया है और रेडियो की नशरियात को बढ़ाया है, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन भी आपके सामने है सर, तो ये दौर और ख़ास तौर पर मीडिया के लिए, हमारी सहाफ़ी बरादरी के लिए कितना मुस्तहकम आपके नज़दीक रहा? देखें, जो असल जो बात है वो जमहूरी रवैये की है। आप ये देखें कि ये जो पेमरा आर्डिनेंस जो तरमीमी बिल था, काफ़ी अरसे से इस पर मुज़ाकरात हो रहे थे, लेकिन उसके बाद जब ये सामने आया फिर कुछ लोगों ने इस पर एतराज़ किया, कुछ पार्लिमान के अरकान ने एतराज़ किया। तो जो अगर बुलडोज़ करना होता तो वो बुलडोज किया जा सकता था, तादाद थी हुकूमत के तरफ, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया और कहा कि ठीक है, हम छोड़ते हैं कि अगली दफ़ा जब जो भी पार्लिमान आएगी वो करेगी। तो असल बात जो है वो जमहूरी रवैये की है। छोटी मोटी शिकायतें जो है वो होती रहती हैं, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि जो एक बर्दाश्त का जो माहौल है वो होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। सर ये भी बताइएगा कि इस फेज़ को मुकम्मल करने में हमें क्या क्या लिमिटेशंस देखने को मिलेंगी और क्या क्या मसाइल जो है वो पेश आएंगे, इस सेहत कार्ड के हवाले से भी और जो स्पेशल फ़ंड है इसकी भी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से? देखिए, अभी इसकी जो भी तफसीलात आई हैं वो कुछ तो अहम है, लेकिन इसकी मज़ीद वजाहत करनी होगी। आपने बहुत सारे सवालात उठाए कंटेंट क्रिएटर्स के हवाले से, कौन से फ़नकार इसके लिए एलिजिबल होंगे, उनका तयन कौन करेगा। सहाफ़ियों के लिए तो निस्बतन आसान है, वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए, कि आप प्रेस क्लब के साथ उनको करेंगे। फिर इसमें लोगों की जो आमदनी है उसका तयन कैसे होगा, कि किस कैटेगरी के लोग इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो कुछ चीज़ों की जो तफसीलात हैं, तो उम्मीद करते हैं कि जो वज़ारत इत्तलात और नशरियात जो कि एक कंसर्न्ड मिनिस्ट्री है, वो इस सिलसिले में कुछ तफसीलात सामने लाएगी। सर अच्छा, एक और चीज़ जो अभी रिसेंटली हमने देखा, मोहतरमा का इंटरव्यू हामिद मीर साहब के साथ भी, उसमें बहुत सारे सवालों के जवाब दिए गए थे। उसमें एक चीज़ अक्सर हम जिक्र करते थे कि दर्जी का अपना सूट फटा होता है और मोची जो है वो अपना जूता खुद उसका सिला नहीं होता। तो इसी तरीके से मीडिया के जो वर्कर्स थे वो अपनी शिकायत खुद किसके पास जाकर करें, ये अरसा दराज से था कि क्या प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो उसके लिए भी जो एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ से, ये कितना कारआमद जो है वो साबित होगा? देखिए, हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री पुरानी जो है वो ज़्यादातर प्रिंट तक महदूद थी, तो अब वो ज़रा मुख्तलिफ हुई है, उसमें इजाफा हुआ है। लेकिन जो ट्रेड यूनियन है, चाहे वो प्रेस क्लब की हो या यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, तो ये ट्रेड यूनियन ही एक तरह से उनके दिफा का एक ज़रिया है। लेकिन जो हुकूमत के साथ जो इंटरेक्शन है कमेटीज़ के सतह पे और जो मुख्तलिफ जो राब्ते की शक्लें हैं, उसके नतीजे में वो अपने हालात कार को बेहतर कर सकते हैं। सेहत भी उसमें एक आ जाती है, जैसा कि ये इंश्योरेंस कार्ड जो है वो कल लॉन्च हुआ है। ठीक सर, कोई पॉइंट अगर हम मिस कर रहे हो, आप बात करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ लास्ट में आप उसका जिक्र कर दें। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो सहाफ़ी हैं उनको अपनी जो ताकत है वो उनकी यूनियन साजी में है, और उनकी वो यूनियंस हैं, उनके अंदर वो जमहूरियत लाएं, और प्रेस क्लब्स के हवाले से इसको यकीनी बनाएं कि जो वाकई जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं वो मेंबर हों, और वो
किसी तरह से जो गैर मुतल्लिका अफराद हैं उनकी गिरफ्त उनके फ़ायदे का एक ज़रिया न बन जाए। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन और हज़रात, यकीनी तौर पर जिस तरीके से बात का आगाज़ जहाँ से हुआ था कि जब हम 3 सुतून का जिक्र करते हैं तो उसमें अदलिया मुकर्रना और फिर जिस तरीके से हमारी पार्लियामेंट वो बहुत अहमियत के हामिल हैं, लेकिन चौथा जो कहा जाता है कि निगाह रखता है इन तमाम 3 पर, वो चौथा सतून भी बहुत ज़रूरी है। और उस सतून ने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया है, पाकिस्तान का बहुत कुछ उजागर किया है इंटरनेशनली भी जाकर, और उसमें बहुत सारी ऐसी शख्सियात आज भी हमारे दरमियान में मौजूद हैं जो इंटरनेशनल पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को उजागर कर रहे हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, और एक एनालिस्ट के तौर पर, एक रिसर्चर के तौर पर, थिंक टैंक के तौर पर मदद कर रहे हैं हुकूमत की भी और तमाम बाकी सतूनों की भी, कि मज़ीद पाकिस्तान की और रियासत की बुनियादों को मजबूत बनाया जा सके। और उसके ख्याल किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन ने, और ये फ़ंड जो इजरा जिसका किया गया है इसके मस्बत नताइज सामने आएंगे और एक एग्जाम्पल सेट हुई है तमाम आने वाली हुकूमतों के लिए कि मीडिया का ख्याल रखना और सहाफ़ियों का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोग्राम को। कहीं मत जाएं, सुपर पाकिस्तान के साथ रहें। वेलकम बैक। और पाकिस्तानी नौजवानों का एक और कारनामा जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पे भी जो है वो वायरल हो रहा है, और बहुत सारी जगहों पे जो है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे जो है उनकी वाह भी हो रही है, और बहुत सारी जगहों पे उनको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। और आपको बताती चलूँ कि ये पाकिस्तानी तलबा जो है, इन्होंने FS UK 2023 में FS की कैटेगरी में पाकिस्तान का परचम जो है वो बुलंद किया। और किस तरीके से किया है जी, कि पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज PNEC नस्ट भी जिसे कहा जाता है, इसकी फार्मूला इलेक्ट्रिक रेसिंग जो है वो टीम जो थी, इन्होंने एक फार्मूला कार जो है वो दोबारा इन्होंने एक इवेंट में जो है वो रिप्रेजेंट किया, और उसमें दुनिया के 100 से ज़ायद टीमों ने शिरकत भी की। एग्जैक्टली और ये मुख्तलिफ इवेंट्स पर मुश्तमिल था जिसमें मुख्तलिफ पोजीशंस हासिल हुई हैं। 100 से ज़ायद टीमें यहाँ पर मौजूद थी। अगर टेक्निकल महारत की बात की जाए तो उसमें पाकिस्तान की 10वीं पोजीशन आई है, और टीम के लिए नुमाया कामयाबियों में से एक कीमत के मुकाबले में 5वीं पोजीशन में इनकी पोजीशन है। टेक्निकल महारत यानी कि LTA सिस्टम जिसे कहा जाता है, लैब टाइम सिमुलेशन, उस इवेंट में काबिल सताइश 10वीं पोजीशन है, और डिज़ाइन के इवेंट में 41वीं पोजीशन हासिल की है। इसके 2 टीम मेंबर आज हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग टीम फार्मूला इलेक्ट्रिक रेसिंग नस्ट यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज नस्ट, और दूसरी भी इसी कॉलेज से मुंसलिक है। हमारे साथ मौजूद हैं इस्माइल इब्राहिम और ज़ैनब शुजात जो कि हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और इस्माइल इब्राहिम है मैकेनिकल इंजीनियर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत बहुत मुबारक, आप लोगों ने एक नई जो है ना वो दरवाज़ा खोला पाकिस्तान के लिए कि हम लोग वहाँ पर भी ये फार्मूला 1 की तरफ भी जा सकें। और जब यहाँ से काम शुरू हुआ है तो वो वक्त दूर नहीं है कि पाकिस्तान में बहुत सारे कॉलेजेस भी इसकी दौड़ में आएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग अपना ट्रैक बनाने में भी अगर कामयाब हो जाएं तो वो भी दिन बहुत जो है ना वो एक अच्छा पाकिस्तान के लिए साबित होगा। मुझे ये बताएं सबसे पहले इस इवेंट के बारे में कि ये जो स्टूडेंट फार्मूला UK का इवेंट है, ये कैसे आप लोगों की यहाँ तक एंट्री हुई, और फिर क्या माहौल था वहाँ पर, और क्या कुछ एक्सपीरियंस आपने गेन किया? अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले जो मैं बता चलूँ कि फार्मूला स्टूडेंट के अंदर हम लोग हर साल ही कोशिश करते हैं पार्टिसिपेट करने की। तो इस साल जो है हमारी रजिस्ट्रेशन जो बेसिक होती है इलेक्ट्रिक कैटेगरी के अंदर, वो हमने कंप्लीट कर ली थी 2022 के अंदर ही, और फिर गाड़ी बनाना हमने शुरू कर दी थी। पिछले साल हम लोग कम्पीट नहीं कर सके थे क्योंकि हमारी टीम के एंड टाइम पे कुछ वीज़ा इश्यूज़ आ गए थे, और इस साल जो है हमने पूरी कोशिश की कि बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ी बनाए और फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें इंटरनेशनली। तो ये हमारी कोई ऑन साइड जो थी 3rd पार्टिसिपेशन थी। अच्छा, मुझे ये बताएं इस्माइल, आपके एज ए मैकेनिकल इंजीनियर आपने क्या क्या काम किया इसमें, और फिर ज़ैनब आप बताइएगा कि एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपने क्या क्या चीज़ें की। ओके, तो इवन दो हमारी टीम में सारे के सारे मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ही होते हैं, लेकिन टीम जो है बेसिकली काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है डिवाइडेड होती है। जैसे कि एक मार्केटिंग और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट होता है, एक आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट होता है, एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है। तो इस तरह मैं जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर हूँ, और ज़ैनब जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर है। तो मेरा काम बेसिकली ये होता है कि स्पॉन्सर्स को अप्रोच करना होता है, और टीम के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसको हैंडल करना होता है।
अच्छा, और मैं जो हूँ इलेक्ट्रिकल में मैं काम कर रही होती हूँ बेसिकली गाड़ी के कंट्रोल सिस्टम्स पे। तो उसमें बेसिकली हमें ये करना होता है कि गाड़ी की सेफ्टी को इंश्योर करना होता है और रूल कंप्लायंसी को, तो मैं उन सिस्टम्स को देख रही होती हूँ। ठीक है, ज़ैनब ये भी बताइएगा कि आपकी टीम में टोटल कितने मेंबर्स हैं और हर एक का क्या स्पेसिफाइड रोल है इसमें? अच्छा, तो हम लोग की टीम में ऑलमोस्ट 40 मेंबर्स हैं, और जैसे इस्माइल ने बताया कि हम लोग बेसिकली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं कि इवन तो हम लोग सब इंजीनियर्स हैं, मतलब मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, बट हम लोग के जैसे मैकेनिकल का अलग डिपार्टमेंट है जो इसमें गाड़ी मतलब आपके चैसी और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह पे उन सब पे काम हो जाता है। फिर इलेक्ट्रिकल अलग डिपार्टमेंट है बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उस पर बेसिकली इसकी पावर ट्रेन और कंट्रोल सिस्टम पे काम हो रहा होता है। फिर इसके बाद मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस का अलग डिपार्टमेंट है, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी बड़ी प्रोजेक्ट है तो उसके लिए आपको फंडिंग्स वगैरह चाहिए होती हैं, तो बेसिकली मार्केटिंग कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट उस पर काम कर रहा होता है उन स्पॉन्सर्स वगैरह ढूंढने। ठीक है, अच्छा ज़ैनब ये बताइएगा, और इसके अलावा हम लोग का एक न्यू डिपार्टमेंट भी आया है ऑटोनोमस का एडिशनल। ज़ैनब ये बताइएगा कि किस तरीके से आप लोगों ने रॉ मटेरियल जो है ना वो यूज़ किया, और साथ ही साथ दूसरा सवाल ये है कि ये जो कैटेगरीज थी उसमें एक कैटेगरी जिसमें आपको सबसे ज़्यादा अहमियत की पोजीशन मिली है 5वीं, उसमें है आपकी कीमत के हवाले से। तो कीमत कंपैरेटिवली क्या थी, आपकी क्या थी और इंटरनेशनली क्या क्या कीमतें चल रही थी? अच्छा, हमारा ये होता है कि हम लोग का जो बाकी जैसे टीम्स हैं, यूरोपियन टीम्स हैं, उनका बजट कंपैरेटिवली हमारे उससे ज़्यादा होता है। तो हमारा जैसे 6 मिलियन का काफ़ी लिमिटेड बजट था, 6 मिलियन PKR का, तो उस पर हम लोग ने उसने लिमिटेड बजट पे हम लोग ने रीयूज़ पार्ट्स भी किए थे, मतलब फ्रॉम आवर प्रीवियस आइट्रेशंस, तो हमने वो सब भी यूज़ किए। और बाकी हम लोग उसी लिमिटेड बजट में हम लोग न्यू चीज़ें भी लेके आए अपने इसी व्हीकल पे, तो मतलब वो चीज़ काफ़ी स्टैंड आउट की। तो इसी सिलसिले में हमें कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग इवेंट में हम लोग एक अच्छी पोजीशन हासिल कर सके थे। ठीक है, इस्माइल ये बताइएगा कि फार्मूला स्टूडेंट UK कंपटीशन जो है ये कितना बड़ा मुकाबला है, इसमें कितनी टीमें जो हैं वो शामिल होती हैं, और ये भी बताइएगा कि क्या ये हर साल होता है, ये सिर्फ अभी 2023 में ही हुआ है? जी, ये कंपटीशन जो है तकरीबन हर साल ही होता है। मेरे ख्याल से कुछ 1995 से शुरू होता, मतलब के अंदर शुरू हुआ था, और ये इसकी कुछ 25वीं सालगिरह थी जिसके अंदर हमने कम्पीट किया था। तो ये इसके अंदर जो टीम्स होती हैं बेसिकली कुछ 100 से ऊपर होती हैं, उसमें से जो हमारी कैटेगरी के अंदर थी वो 65+ टीम्स थी। तो हमारी जितनी भी पोजीशंस आई हैं वो इन टीम्स के मुकाबले में आई हैं। ठीक है, क्या बात है। अच्छा इब्राहिम, यकीनी तौर पर ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है और आप लोगों का हम लोग देख रहे हैं, तो ये डिज़ाइन मॉडल जो है ये भी बड़ा खूबसूरत आप लोगों ने बनाया है, और प्रॉपर्ली ये बिल्कुल भी फील नहीं दे रहा कि ये जो है ना वो एक स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से इनिशियल स्टेजेस पे हैं, सो वहाँ पर जब आप लोग गए तो क्या कमी महसूस की, लाइक क्या मेजर जो है ना वो चैलेंजेस आपको फेस किए आपने ये बनाने में, और क्या आप लोगों ने वहाँ से एक्सपीरियंस गेन किया है? कोई इंटरनेशनल वेंचर आपने खोला कि वहाँ के कोई स्पॉन्सरशिप जो है वो पाकिस्तान आके इस स्टूडेंट फार्मूला में आप लोगों की मदद करेंगे और पाकिस्तान में भी ये वेंचर आगे चलता रहे? जी, तो बेसिकली हमारी गाड़ी जो हमने इस साल बनाई है वो कंपैरेटिवली हमारे पिछली गाड़ियों से काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, हम जब कंपटीशन में गए तो उनके पास बजट बहुत ज़्यादा होता है गाड़ी बनाने का, तो उनकी गाड़ी भी उस हिसाब से जो इतनी ज़्यादा एडवांस्ड होती हैं। तो बेसिकली हमारा कंपटीशन में जाने का असल मकसद ही ये था कि हमें उन टीम से सीखना है कि वो लोग अपनी गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहे हैं जो कि हम भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और उतनी कम अमाउंट ऑफ फंड्स के अंदर। तो बेसिकली हमारे लिए बहुत बड़ी लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी। वहाँ के जो जजेस थे उन्होंने हमारी गाड़ी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स किए हैं कि आप इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं, उसमें क्या मज़ीद आप जो हैं एक्सेसरीज़ वगैरह इसके अंदर डाल सकते हैं, इसकी वजह से हमारी गाड़ी मज़ीद बेहतर हो जाए। तो यस, इट वाज अ बिग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। ठीक है, ज़ैनब आपकी तरफ आना चाहूँगी और आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से अगर हम इस कंपटीशन को ओवरऑल देखें तो साउथ एशिया से और स्पेसिफिकली पाकिस्तान से सिर्फ एक ही टीम है जो इस लेवल तक पहुँच पाई है, इसकी क्या वजूहत है?
इसकी आई थिंक यही वजह आती कि हम लोग ने ना सिर्फ मतलब एक लिमिटेड बजट, ऑब्वियसली साउथ एशियन टीम्स सबके पास ही लिमिटेड बजट था, लेकिन आई थिंक और चीज़ जो हमारी जो स्टैंड आउट की थी वो यही थी कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स जो हम लोग ने यूज़ की हुई थी, और इसके अलावा जो हमने इतने लिमिटेड बजट पे रह के हम लोग ने जो एडवांसमेंट्स की थी, और उसमें से जो सबसे ज़्यादा हमारी जो एडवांसमेंट थी वो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर थी, क्योंकि मोस्टली टीम्स ये करती हैं कि वो बाहर से प्रोक्योर कर रही होती हैं। हम लोग ने बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बैटरी पैक का मतलब एक मेजर पार्ट होता है, वो हम लोग ने खुद ही इन हाउस मैन्युफैक्चर किया था लिमिटेड रिसोर्सेज से, तो वो आई थिंक बहुत एक बड़ी चीज़ थी जो हमारे स्टैंड आउट की थी। वंडरफुल। सो ज़ैनब, क्या आगे आप लोगों के फ्यूचर के प्लान्स हैं? लाइक अभी तो आप लोगों के मेरा ख्याल है एसोसिएट होंगे आप लोग इसी नस्ट कॉलेज के साथ, और वहीं के इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू आप ये काम कर रहे होंगे, लेकिन आप सबके अपना क्या इरादा है? क्या आप लोगों ने सोचा हुआ है कि पाकिस्तान की पहला फार्मूला 1 जो है वो प्रॉपरली टीम इस्टेब्लिश करवाएंगे, इंटरनेशनली पाकिस्तान में फार्मूला 1 लेकर आएंगे? मिशन क्या है? हाँ, ऑब्वियसली एक मिशन ये भी है कि मतलब हम लोग फार्मूला स्टूडेंट का कल्चर जो है और फार्मूला 1 का कल्चर जो है पाकिस्तान में लेके आएँ। इसके अलावा मतलब टीम का मतलब बेसिक मकसद ये है कि मतलब ऑब्वियसली हम लोग जो अभी जो व्हीकल बना रहे होते हैं वो मतलब आपको रोड्स पे नहीं दिख सकेंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये फार्मूला स्टाइल व्हीकल्स हैं और ये ट्रैक के लिए ही बनी है, मतलब उस कंपटीशन के लिए। लेकिन इस टीम का मकसद ये है कि ऐसे इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर सकें जो कि आगे पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में फोर फ्रंट पे खड़े हो सके और पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकें। ऑलराइट। अच्छा इब्राहिम, एक सवाल आपसे, और वो क्योंकि आपने कहा कि आप मार्केटिंग और स्पॉन्सर्स देख रहे हैं, कितना मुश्किल हो रहा है आपके लिए एक ऐसी नई चीज़ पे लोगों को आमादा करना जो पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा कॉन्सेप्ट है कि नज़र ही नहीं आता? तो स्पॉन्सर्स आपके साथ कैसे राज़ी हो रहे हैं, किन पेजेस पे आप उनको लेकर आ रहे हैं, और कितनी आपको ये लिमिटेशंस फेस करनी पड़ रही हैं? जी, पाकिस्तान के अंदर वैसे पहले देखा जाए तो पहले से ज़्यादा काफ़ी जो है ये कल्चर ऐसा ऐसा डेवलप हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, और ये इसकी शुरुआत भी वैसे हमने की थी 2016 में। जहाँ तक स्पॉन्सर्स की बात है तो इस साल जो है हमारे साथ PSO, वेवटेक और फैज़ान स्टील और सफ़ायर टेक्सटाइल्स जो है ऑन बोर्ड आए थे, इन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की है। वेवटेक ने हमारी जो लॉजिस्टिक्स के हवाले से हेल्प की थी, PSO ने हमारी एक मॉनेटरी हेल्प की है, और इन सब ने जो है मतलब हमारी गाड़ी बनाने के अंदर जो है इनका काफ़ी मेजर हाथ है, मतलब इनके बगैर जो हम कंपटीशन में नहीं जा पाते बेसिकली। इसके अलावा हमारी जो कॉलेज है पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज, उनकी तरफ से भी हमारे पास काफ़ी सपोर्ट होता है, और इसी बैकिंग की वजह से जो है हमारी टीम बेसिकली चल रही है। ठीक है इस्माइल, ये भी बताइएगा कि अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखते हैं तो आपकी ये जो विन सिचुएशन थी आपके लिए कितनी बेनिफिशियल साबित होगी? जी ऑफ कोर्स, ये जो अभी हमारी पोजीशन आई है 5th पोजीशन, ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी क्योंकि इससे हमने जो सीखने का मिला है वो बहुत ज़्यादा था। जजेस ने हमें काफ़ी ज़्यादा जो इसके ऊपर कंग्रेचुलेट किया था, क्योंकि जब एक पाकिस्तान की टीम आती है जो कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो फिर उससे जो है वो काफ़ी इंप्रेस होते हैं कि इतना आगे तक जा रहे हैं। तो ये हमारे काफ़ी मोटिवेटिंग फैक्टर था, और यस डेफिनेटली ट्रू। ज़ैनब, आप ये बताएं कि ये तो फार्मूला 1 हो गया, अब नेक्स्ट कंपटीशन जो है वो क्या है? लाइक अगेन पूरे साल का इंतज़ार करने के बाद आप लोग यही स्टूडेंट फार्मूला UK में ही जाएंगे, या उसके अलावा भी दीगर कॉम्पिटिशन्स पे आपकी नज़र है? हाँ डेफिनेटली, मतलब हमारे लिए ज़्यादा फिजिबल फार्मूला स्टूडेंट UK रहते हैं। हालांकि फार्मूला स्टूडेंट कंपटीशन जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में होता है, मतलब एशिया रीजन में भी हो रहा होता है काफ़ी कंट्रीज़ में, उसके अलावा यूरोप में फार्मूला स्टूडेंट जर्मनी है, फार्मूला स्टूडेंट ऑस्ट्रिया भी है। तो हमारा यही टारगेट है कि फार्मूला स्टूडेंट कॉम्पिटिशन्स में दीगर ममालिक में देखें। और अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये कि हम अभी जैसे हम लोग ने इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके गए थे, तो आगे हमारा ये भी प्लान है कि अब हम पाकिस्तान की जैसे हम लोग ने पाकिस्तान की पहली फार्मूला स्टाइल इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाई थी, इसी तरह हम लोग पाकिस्तान की पहली ड्राइवरलेस व्हीकल भी बनाएंगे। बिकॉज फार्मूला स्टूडेंट में कैटेगरी होती है फार्मूला स्टूडेंट AI की, मतलब ऑटोनोमस व्हीकल ड्राइवरलेस, तो हम उसमें भी हमारा इरादा है कि हम उसमें पार्टिसिपेट करें। वाह, वंडरफुल। एंड आई होप कि आप लोगों का जो ये मिशन है, ये विज़न है, ये कंप्लीट हो,
क्योंकि नो डाउट फार्मूला जो है उसने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आज आपकी गाड़ी में जितने भी सेफ्टी फीचर्स हैं वो सब फार्मूला 1 में पहले टेस्ट किए जाते हैं, वहीं से होकर आए हैं। चाहे आप सीट बेल्ट की बात करें, बैग्स की बात करें, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आज जो सेफ्टी फीचर्स पूरी दुनिया एंजॉय कर रही है अपनी गाड़ियों में, वो सब फार्मूला के थ्रू होकर आया है। अच्छा, आप लोगों ने तो एक टीम बनाई जो काम कर रही है फार्मूला को आगे बढ़ाने में, और प्रॉपरली यहाँ पर गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग और उस पर काम चल रहा है आपका। क्या आप लोग देखते हैं आसपास जब आपने आइडियाज़ डिस्कस किए होंगे तो कितने ऐसे लोग हैं जो इसकी रेस में इंटरेस्टेड हैं? और हमारे इर्द गिर्द जो है ना वो अब ये भी बहुत गूंज उठना शुरू हो गई है कि पाकिस्तान में एक ट्रैक होना चाहिए एटलीस्ट इस रेस के लिए। जी, बेसिकली जो फार्मूला स्टूडेंट कल्चर है इसको फैलाने का हमारा टीम का एक अल्टीमेट गोल है। और आहिस्ता आहिस्ता देखा जाए तो ये F1 का जो क्रेज़ है लोगों के पाकिस्तानियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है टाइम बाय टाइम। तो यस, और जहाँ तक ट्रैक की बात है तो मेरे ख्याल से अभी एक गो कार्टिंग ट्रैक है अभी ओमनी सर्किट, वहाँ पे हमारी गाड़ी की टेस्टिंग भी हुई थी। और इसके अलावा ऑफ कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्स आने चाहिए क्योंकि जो रेसिंग का क्रेज़ है वो पाकिस्तानियों के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो इसको फुलफ़िल करने के लिए आई थिंक काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है। सही बात। ठीक है, ज़ैनब आपकी तरफ आना चाहूँगी। ज़ैनब ये बताइएगा कि PNEC में फर्दर और किन प्रोजेक्ट्स को जो है वो ज़ेरो गौर लाया जा रहा है? इसी जो आपका प्रोजेक्ट है, इनोवेशन है, जो इसके साथ साथ इनके कौन कौन सी और चीज़ें जो है वो शामिल करने के बारे में सोचा जा रहा है? अच्छा, हमारे यूनिवर्सिटी में मतलब क्योंकि हम लोग की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं तो काफ़ी सोसाइटीज़ हैं हमारी, तो इसी में हमारी मतलब फार्मूला स्टूडेंट्स की भी सोसाइटीज़ हैं। फिर इसके अलावा जो है हमारी क्या कहते हैं ड्रोन्स वगैरह जो बनाते हैं वो इस तरह की भी सोसाइटीज़ हैं। और गाड़ियों से रिलेटेड कहें तो और भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली सोसाइटीज़ हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ में। तो हमारी यूनिवर्सिटी में काफ़ी मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांसमेंट्स हो रही हैं इसमें। एंड ठीक है, वंडरफुल। वेल, लास्ट में कोई मैसेज आप लोग देना चाहें? बेसिकली हमारा मैसेज यही होता है कि जितने भी लोग जो कि हमसे जूनियर्स हैं वो इस फील्ड में आने की कोशिश कर रहे हैं इंजीनियरिंग की तरफ, स्पेशली वुमेन, क्योंकि उनको जो है काफ़ी मतलब ये बोला जाता है कि वुमेन जो है इंजीनियरिंग नहीं कर सकती हैं, फिर इस तरह का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है। तो बेसिकली हमारी टीम का मकसद ये है कि उनको गाइड करें, उनकी हेल्प करें और उनको आगे बढ़ने में जो है मोटिवेट करें। तो जो भी इंजीनियरिंग की तरफ आ रहे हैं वीड like motivate them to continue your passion. थैंक यू सो मच इब्राहिम एंड थैंक यू सो मच ज़ैनब शुजात, आप लोगों के वक्त के लिए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, आप लोगों के एम्बिशंस हाई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि फार्मूला 1 जो है वो पाकिस्तान में भी सामने आए और इसी तरीके से यहाँ पर भी कॉम्पिटिशन्स और इंटरनेशनल टीम्स आएँ, लेकिन इसको जितना सपोर्ट किया जाए उतना कम है। एक नई इंडस्ट्री है और इसमें तमाम स्पॉन्सर से भी रिक्वेस्ट है कि इन्वेस्ट करें। न्यूज़ ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को, हमारे साथ रहें। इनकी सारी तवानाई खत्म हो जाएगी और सारा शहर मेरे कर्जे में डूब जाएगा। अगर तवानाई इसी तरह जाया की गई तो पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। इंफॉर्मेशन ड्राइव। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। प्रोग्राम राह हिदायत में हम इस बार कोशिश कर रहे हैं कि बात करें ख़वातीन के मसाइल पर।
वो सवाल जो मेरी बहनों के, मेरी माओ के जहनों में उठते हैं और वो चाहती हैं कि उनका हल मालूम हो सके, उनका जवाब मिल सके कुरान और सुन्नत की रोशनी में। हमने मदऊ किया है अपने इन तमाम खुसूसी प्रोग्राम्स में इस्लामिक स्कॉलर्स को जो ख़वातीन हैं, और वो देंगी आपके सवालात के जवाबात। जब भी तुम्हें विरासत तकसीम करनी हो तो लड़की के 2 हिस्सों के बराबर लड़के का 1 हिस्सा है। मैरिज इज़ एन इंस्टीट्यूशन, इसको तो पूरी दुनिया अब इसकी अहमियत को समझ रही है। ड्रामे बिल्कुल बामकसद होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए कि जिससे कुछ बच्चियां सीखें। हमारा ईमान कंप्लीट नहीं होता जब तक औरत के साथ अच्छा सलूक और जिम्मेदारी पूरी ना करो। तो अगर महर वक्त निकाह मुकर्रर किया गया है तो आधा दिया जाए। लोगों को फौरी अरेस्ट करें और इन पे भारी जुर्माने आयद करें। इस मैदान के बेहतरीन घोड़े तो तुम ही हो। मुझे तुम्हारे साथ ने डरपोक बना दिया कि ना जाने अगले लम्हे क्या हो जाए। मीना, कोई पत्थरों से चिपट गई है। बुलंदियां पहाड़ों का जाल है। मैं हूं आपकी होस्ट रिदा अहमद और आपके लिए ला रही हूं एक बहुत ही इंटरटेनिंग शो क्रिएटिव किड्स। इसमें आपके लिए हैं ढेर सारे सरप्राइजेस, गिफ्ट हैम्पर्स, स्टार किट, आर्ट एंड क्राफ्ट्स, स्टोरी टाइम, गेम्स, म्यूजिक, स्किट्स, जूनियर शेफ और बहुत कुछ। तो देखना मत भूलिएगा क्रिएटिव किड्स, ओनली ऑन पीटीवी होम। वेलकम बैक। और जब आपको पता है कि ब्रेक में जब मैंने अपना फ़ोन इस्तेमाल किया तो मुझे एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर मिली, और वो खबर ये थी कि मेरा दिल चाहा कि मैं उसको अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर करूं। ऑडियंस के साथ शेयर करने की वजह ये थी कि आपको पता है मुख्तलिफ चोरियों के बारे में हम सुनते आए हैं। दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी चोरियाँ होती हैं, लेकिन ये जो चोरी है ना, ये थोड़ी सी मुझे क्यूट भी लगी और थोड़ी डिफरेंट भी थी। और ये चोरी क्या थी जी, अमरीकी एक रियासत है कैलिफोर्निया, उसमें एक रीच जो है वो मुख्तलिफ चोरियाँ कर रहा था और बड़े अरसा दराज से ये चोरियाँ कर रहा था। और चोरियाँ क्या कर रहा था जी, घरों में ये खुराक चोरी करने के गर्ज से दाखिल होता था और फिर उसके बाद इसकी शरारत ये थी कि ये तोड़ फोड़ भी कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें तोड़ फोड़ रहा था। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी भरकम चोर रीच जो है ये 227 किलोग्राम जो है इसका वजन है और इसका नाम है होंग ती टैंक। और ये अब जो है वो पुलिस को मतलूब था, लेकिन ये अब जो है वो पकड़ा गया। चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, लेकिन स्टिल ये जो चोर है ये पकड़ा गया है। अच्छा, आपने भी एक रीच के बारे में खबर शेयर की, मेरे पास भी एक बियर के बारे में खबर है और वो है बड़ी बियर। अब ये जर्मनी की तरफ से पाकिस्तान को तोहफा मिला है, इसका मुजस्मा जिसको नस्ब किया गया है कोयटा में, और ये स्टैचू जर्मनी और पाकिस्तान के दरीना ताल्लुकात जो है उसको मज़ीद मजबूत बनाने और उसकी अक्कासी करता है। और ये बड़ी बियर जो है इसका मुजस्मा बड़ा ही क्यूट सा है, और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान जैसे सूबे जहाँ पर ज़रूरत भी है कि ऐसे ही ताल्लुकात को मज़ीद उस्तवार करने के लिए डेफिनेटली जब वहाँ पर एक मुजस्मा लगाया गया तो वहाँ पर बहुत सारे और भी काम होंगे। वकार अहमद की रिपोर्ट है हमारे पास, आप लोग देखें।
बडी बेयर जर्मनी से दोनों हाथ फैलाए कोयटा में भी अमन, मोहब्बत और दोस्ती का पैगाम लेकर पहुंच गया। कोयटा का जीपीओ चौक भी अब पहचाना जाएगा बर्लिन कोयटा फ्रेंडशिप स्क्वायर के नाम से। पाकिस्तान और जर्मनी के सिफारती ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल होने पर अमन और फ्रेंडशिप का सिंबल बडी बेयर शहर की अहम तरीन शाहराह जरगून रोड पर लगाया गया है। जर्मन कौंसल जनरल कराची डॉक्टर रोड्रिगो लॉट्स ने यादगार का इफ्तिताह किया। The Body Bears are a symbol of the city of Berlin, and they stand with these outstretched arms. They stand for cooperation, for peace, for international cooperation, for friendship, and we are very happy to have the Body Bear here. बॉडी बेयर 2001 से दुनिया भर में अमन और मोहब्बत के खामोश सफीर के तौर पर जाना जाता है। बॉडी बेयर का पैगाम दुनिया को बताना है कि फ्रंटियर्स, जबानों और कल्चर की तकसीम से बहुत बुलंद दुनिया भर के इंसान एक ही स्पीशी का हिस्सा हैं। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। नीले रंग का बड़ी बेयर मुझे तो बहुत क्यूट लगा और बाकी लोगों को मेरे ख्याल से बड़ा क्यूट सा लगा होगा कि एक सिंबल है कि जर्मनी और पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो मज़ीद मुस्तहकम बनाई जाए। अब आपको मैं बताती चलूँ कि एक ऐसी गलती के बारे में जो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ भी हो, कहीं ना कहीं लाइफ में तो मेरे साथ हो ही जाए, कोई इस तरह की गलती कर दे और आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी गलती है जिसके बारे में मैं कह रही हूँ। तो गलती ये है जी कि हांगकॉन्ग में एक शहरी था जो कि अचानक से बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो अमीर हो गया। और किस तरीके से अमीर हुआ कि उसको जो उसकी तनख्वाह थी वो 367 गुना ज़्यादा मिली है और उसकी वजह से वो बिल्कुल आर्जी तौर पर जो है वो मज़ीद जो है वो सही शदीद वाला दौलतमंद हो गया। और उसने पहले तो इनकार कर दिया ये रकम वापस करने से, इजाफी रकम, लेकिन फिर जो है वो पता नहीं चल सका कि ये कौन है और आहिस्ता आहिस्ता करते करते उनकी जगह का नाम भी पता चला। और पता चल रही है कि उसने अपना बैंक जो है, चूंकि ऑस्ट्रेलिया बैंक दिया हुआ था तो वहां पर उनसे गड़बड़ होगी, उन्होंने यूरोस में ट्रांसफर कर दिए उसे पैसे और यूरो में 92,549 यूरो की अदायगी उन्होंने जो है ना किया। अब टीम उनसे वापस मांग रही है पैसे, वो देने को तैयार नहीं है। और अब ये कहा जा रहा है कि कोशिशें जारी हैं कि बैंक के साथ बात हो सके, कोई कुछ हो सके, कोई तरीकाकार ऐसा हो, हैक सिस्टम हैक करें, क्या करें कि हम वापस जो है ना वो लेकर आए। मैं सोच रही इनको कोई बीच का रास्ता इख्तियार कर लेना चाहिए, शायद कुछ हद रकम जो है वापस आ जाए। और ये गलती मेरे और आपके साथ भी कहीं ना कहीं हो जानी चाहिए। अल्लाह गलती हर किसी के साथ करे। आमीन। इंस्टाग्राम से रिलेटेड एक खबर है हमारे पास और इंस्टाग्राम के एक डायरेक्ट फीचर जो है वो उसको अपडेट किया उन्होंने। और डायरेक्ट मैसेजेस में अक्सर ये होता है कि आप लोगों के साथ जो ऐड नहीं है, आप जिनको फॉलो नहीं कर रहे या जो आपको फॉलो नहीं कर रहे, उनके मैसेजेस जब मौसूल होते हैं तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती थी। तो उसके लिए अलग से ऑप्शन होता है अदर्स का और उसमें भी मैसेजेस जमा होते रहते हैं। तो नया फीचर सार्फिन को डायरेक्ट मैसेजेस में गैर मतलूब वीडियोस और तस्वीर मौसूल होने से रोकने में मदद करेगा। यानी कि आपने किसी को फॉलो नहीं किया हुआ तो आपको डायरेक्ट मैसेजेस उस तरीके से नहीं कर सकते। इंस्टाग्राम की जानिब से उठाए जाने वाले इस कदम के बाद सार्फिन को ऐसे सार्फिन की जानिब से जिनको वो फॉलो नहीं करते डायरेक्ट मैसेजेस में तस्वीर, वीडियोस और यहाँ तक कि ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौसूल नहीं होगी, बल्कि सिर्फ तहरीरी पैगाम मिल सकेंगे। यानी कि अदर्स इनबॉक्स में अभी तक ये होता था कि आपके पास वीडियोस भी आ जाती थी और टेक्स्ट भी आ जाते थे, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट आ सकेगा, वीडियोस, रिकॉर्डिंग, ऑडियो इस किस्म की कोई जो है चीज़ अब नहीं मिलेगी, विच इज़ अ गुड थिंग। आप किसी को जानते हैं तो पहले आप उसको मैसेज करेंगे कि आई एम दिस और उसके बाद जो है ना वो आपको फॉलो कर लेंगे। और ये एक सेफ्टी फीचर भी आपको पता है ना, जब यूजुअली इस तरह की वीडियोस आपके पास आती हैं जिससे आपका अकाउंट हैक हो जाता है, ये इस तरह के टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं या वॉइस नोट्स आते हैं, पास आ जाते हैं कि आपके पूरे अकाउंट की डिटेल्स जो है वो वहाँ पे पहुँच जाती हैं। तो एक अच्छा है कि टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है उस तरीके से सेफ्टी मेजर्स का लेना जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है कि किस तरीके से आप अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है वो सेफ बनाते जाएं। और बाकी ऐप्स को भी चाहिए कि वो इसी तरीके से सेफ्टी मेजर्स ले ताकि ऐप्स जो है वो सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल सेफ एंड सिक्योर हो सके। हाँ, बल्कि एक और जो है वो फीचर मुतारिफ करवाया वो मेटा ने किया। अब मेटा ने जिस तरीके से हमने देखा कि इंस्टाग्राम भी मेटा के अंडर ही आ रहा है और उसी तरीके से व्हाट्सएप भी जो है वो मेटा के अंदर आ रहा है। हम लोग ने व्हाट्सएप से रिलेटेड अपना ये तो बता दिया कि बीप पाकिस्तान एक लॉन्च कर रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा की जेली कंपनी जो है व्हाट्सएप, उसमें एक नया फीचर जो है वो कहा गया है कि फीचर अपने सार्फिन की सहूलत के लिए एंड्रॉयड बीटा वर्जन के लिए वॉइस चैट का नया फीचर मुतारिफ करवाया गया है। अब ये क्या होगा, व्हाट्सएप की जानिब से वॉइस चैट फीचर को इस्तेमाल करते हुए ग्रुप के किसी भी मेंबर का फ़ोन बजे बगैर कॉल की जा सकती है। व्हाट्सएप बीटा इन्फ्लुएंसर का कहना है कि बीटा सार्फिन को ग्रुप चैट में एक आवाज़ की लहरों का निशान दिखाई देगा, जिस निशान को वो दबाने से वॉइस चैट खुद ब खुद शुरू हो जाएगी और एक मखसूस इंटरफेस ज़ाहिर होगा जो
ग्रुप में मौजूद तमाम मेंबरान किसी भी वक्त वॉइस चैट का हिस्सा बन सकते हैं। ताहम 60 मिनट के दौरानिए तक अगर कोई भी मेंबर चैट में शामिल नहीं होता तो चैट खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। दैट्स वंडरफुल। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि व्हाट्सएप जो है वो दिन ब दिन नए नए फीचर्स मुतारिफ करवाता जा रहा है। मेरे ख्याल से एग्जैक्टली हम टेक्नोलॉजी के जिस दौर में रह रहे हैं, हर ऐप से जो है वो कोई ना कोई हमें नई खबर जो है वो हर दिन शामिल करने को मिलती है। और इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ, नजम की आज़ादी का महीना चल रहा है और 14 अगस्त की तैयारियां जो है वो अरूज पर हैं, जोरों शोर पर हैं। और हर जगह पे आप देखें हाईवेज भरे में, तमाम सड़कें जो है वो सब सलाली परचम से भरी हुई हैं। गाड़ियों पे बाकायदा तौर पर बड़े बड़े झंडे लगाए गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस हवाले से हम चलेंगे, रुख करेंगे कराची का, जहाँ पे इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस जो हैं वो अभी से शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंस का मंथ है तो अभी से जो है वो यहाँ से शुरू हो चुकी है। और हमारे पास रिपोर्ट है। बिल्कुल माह अगस्त के आगाज से ही हर तरफ कौमी परचम लहराते नजर आते हैं। इन दिनों बड़ी तादाद में स्टॉल्स सज जाते हैं, जहां घर को सजाने समेत खुद की तैयारी के लिए भी नित नए डिजाइन की चीजें और बच्चे बच्चियों के लिए 14 अगस्त की मुनासबत से दीदा जेब कपड़े भी दस्तयाब हैं। आज़ादी का जश्न मनाने के लिए शहरी बाजार का रुख करते हैं और वतन से मोहब्बत के इजहार के लिए स्टॉल्स पर सजे बैजेस, झंडे और झंडियाँ खरीदते हैं। बच्चों के लिए कुछ बैज वगैरह, कैप वगैरह और बच्चों के कपड़े लिए। हमारे बच्चे, बूढ़े, जवान, हम भरपूर तरीके से इसमें हिस्सा लेते हैं। अपने बच्चों की शॉपिंग करने आई हूँ 14 अगस्त की। हम भी जो है पाकिस्तान के आज़ादी मना रहे हैं। इवन हम लोग तो ड्रेसेस स्टिच करवाते हैं बाकायदा। पूरा एक साल होता है कि भाई ये दिन आएगा और हम मतलब अपने पाकिस्तान से रिलेटेड चीजें करेंगे। घर भी सजाए गए, बच्चों के लिए स्कूल भी सजाए गए इंशाल्लाह। दिल और जान से खुशी होती है। और फौजी वाले कपड़े, पाकिस्तान जिंदाबाद। हर साल आज़ादी के दिन को मनाने के लिए कौमी परचमों के साथ सब्ज और सफेद रंग की मुख्तलिफ चीजें मुतारिफ करवाई जाती हैं, जो बच्चों की तवज्जो का मरकज बनती हैं। वतन से मोहब्बत के इजहार का ये तरीका न सिर्फ जज्बा हुब्बुल वतनी को उभारता है, बल्कि आज़ादी की जद्दोजहद की यादें भी ताज़ा करता है। 14 अगस्त की तैयारियों के लिए जहां सजावट में जिद्दत लाई जा रही है, वहीं ये सोच भी वाज़ेह है कि वतन से इजहार मोहब्बत का जज्बा कभी मान नहीं पड़ सकता। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत हम लोग की रिपोर्ट देख रहे थे। और जैसे जैसे आज़ादी के दिन करीब आते हैं, दिल में मुहिब्बुल वतनी का जज्बा हमेशा बढ़ता जा रहा है। और आपको पता है ना, जब एक चीज़ जो मैंने देखी है जिसकी मैं सख्त मजम्मत करना चाहूँगी, और वो ये है कि जो बड़े बड़े बाजे लेके बच्चे घूम रहे होते हैं ना, और लोगों के कानों में बिल्कुल जहन्नुम से आए हुए वो बाजे हैं, उनका अलग से हिसाब होगा। तो एहतियात करें प्लीज़। बहुत सारे लोग बीमार होते हैं आपके इर्द गिर्द, तो उनका ख्याल रखना ज़रूरी है कि आप किस तरीके से उनको डिस्टर्ब करें। तो सेलिब्रेशन ज़रूर करें, आज़ादी का महीना है, खुशी का महीना है, तो भरपूर तरीके से सेलिब्रेशन करें, लेकिन इस बात का ख्याल बहुत करें। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को। कहीं मत जाएं, सुबह पाकिस्तान के साथ रहें। में हाथ ले दीवार बन जाए, हाथों में हाथ ले दीवार बन जाए, तूफानों के आगे कोहसार बन जाए, कोहसार बन जाए। रास्ता ना रोके वो फिजा हो या हो सागर, चलो आओ लोगों इस घर को संवारे, तन मन धन इस देश पे वारे।
सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद के हवाले से हम आए रोज़ बात भी कर रहे होते हैं और हमारे साथ बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के लोग भी मौजूद होते हैं। उलमाए कराम की खिदमत भी हम इस हवाले से ले रहे होते हैं कि किस तरीके से ब्लास्फेमस कंटेंट को सोशल मीडिया पर रोका जा सके और इसके फैलाव को भी रोका जा सके और किस तरीके से हमारी एफ़र्ट्स, हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो इसमें किरदार अदा करती हैं। डेफिनेटली, और इसी पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमें ज्वाइन करें सीनियर स्कॉलर, मजहबी स्कॉलर हैं, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है और सरबराह हैं शोबा तकाबली मुतालिया आलमी मज़ाहिब के जनाब डॉक्टर आफ्ताब अहमद राय साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम बहुत अस्सलाम। शुक्रिया तशरीफ़ आवरी के लिए। खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, तकरीबन ये टॉपिक हमने आपसे भी पहले भी डिस्कस किया और काफ़ी अरसे से हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इस डिस्कशन के बिना पे अगर आप देखें तो क्या आपको वाज़ेह तौर पर फ़र्क नज़र आता है हुकूमत पाकिस्तान ने जब से काम शुरू किया, आज से 4 महीने 5 महीने पहले चले जाएँ और अब का देखा जाए, तो कोई माइंड सेट में तब्दीली आपको नज़र आई? देखिए, माइंड सेट में तब्दीली के लिए तो एक कंसिस्टेंट जिहाद की ज़रूरत है, एक लंबी एफ़र्ट की और एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। उसके पॉजिटिव असरात हमें देखने में मिले हैं, लेकिन जाहिर है कि वक्त दरकार होता है, इसके लिए वक्त दरकार है और एक लंबी कोशिश और जिद्दोजहद की और एक अज़्म मुसलसल यानी एक अज़्म मुसम्मम चाहिए कि इस काम को रोकने के लिए हमने अपना किरदार अदा करना है। तो इंशाअल्लाह उसके नतीजे निकलेंगे। सबसे अहम बात यह है कि हमारी जितने इदारे हैं और सोशल मीडिया के यूज़र्स को सबसे पहले ये चीज़ वेरीफाई करनी चाहिए कि जो चीज़ शेयर हो रही है वो हकीकत पर मबनी है या नहीं। सही बात है। जब ये चीज़ आप पहले ही उसको क्वेश्चन कर दें कि ये चीज़ हकीकत पर मबनी है या नहीं, तो वहाँ बहुत सारे मसाइल हल करने में हमें काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। तो ये एक पहलू है और उसके साथ साथ इसके लिए एक अवेयरनेस पैदा करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। जितने ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, अवेयरनेस पैदा होगी और बाहमी इज़्ज़त व एहतराम का जज्बा ये पैदा करने की ज़रूरत है। ये जो आपने कहा बाहमी इज़्ज़त व एहतराम, यानी कि इंटॉलरेंस बिहेवियर हमारे आसपास जो आ गया है, तो सर इसको ख़त्म करने के लिए हम एक और सेगमेंट कर रहे हैं कि थ्रू यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हम नौजवान नस्ल को कैसे कर सकते हैं। लेकिन नौजवान नस्ल हमारी बड़ी नस्ल को देखती है जो आजकल चल रही है जनरेशन, और उनके अंदर जो रवैया आ चुका है वो कैसे ख़त्म हो सकता है फिर? क्योंकि आने वाली जनरेशन को तो चले हम कर सकते हैं, लेकिन जो आने वाली जनरेशन इस वक्त देख रही है अपनी आंखों से, वो कैसे रिवर्स होगा? देखें, सबसे पहले तो जहन साजी की ज़रूरत है, शख्सियत की तामीर करने की ज़रूरत है, कैरेक्टर बिल्डिंग, और इसमें असातिज़ा और वालिदैन और माशरे के अहम इदारे सुतून जैसे मीडिया उसका एक ज़रिया है, इनके ज़रिए से हम उनके रवैयों में तब्दीली ला सकते हैं। और इस चीज़ को उजागर करने की ज़रूरत है कि आपने दूसरे के वजूद को, दूसरे के मज़हब को, उनके मुक़द्दसात को एक अहमियत देनी है और उसकी बाहमी इज़्ज़त व एहतराम देनी है। मुसलमान होने के नाते इसकी बुनियादें हमें कुरान और सुन्नत में मिलती हैं। कुरान पाक में तो ये कहा गया कि अगर कोई झूठे बुतों की पूजा करता है तो उनके झूठे खुदाओं को भी बुरा ना कहो, उनको गाली ना दो। नतीजे में क्या होगा, वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा भला कहना शुरू कर देंगे और एक ब्लेम गेम शुरू हो जाएगी। तो यही जो सोशल मीडिया पे जो हम बात कर रहे हैं, एक ऐसा मटेरियल हमें नज़र आता है, सबसे पहले आगाही पैदा करने की ज़रूरत है, बाहमी इज़्ज़त व एहतराम और दूसरे मज़ाहिब के साथ भी एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है। न सिर्फ मज़ाहिब बल्कि उनके लोगों के साथ उनके वजूद को तस्लीम करने की ज़रूरत है और वजूद तस्लीम करने के साथ साथ डायलॉग को प्रमोट करना है। आज मुनाजराना फ़िज़ा नहीं हो सकती। पहले एक पोलेमिकल किस्म की डिस्कशंस होती थी कि आप दूसरे का रद्द कर रहे हैं, आज आपने डायलॉग के ज़रिए से बात करनी है। और आगाज़ कहाँ से करना है? कॉमनैलिटीज़ के साथ, कि कुछ कॉमनैलिटीज़ आपकी और दूसरों की होंगी, उन कॉमनैलिटीज़ को उजागर करें, जो इत्तफाकी पहलू हैं उनको उजागर करें। और अगर डिफरेंसेस हैं तो कहाँ नहीं होते, और डिफरेंसेस इन द यूनिवर्स, डिफरेंसेस इन द ओपिनियंस ऑफ अदर्स, डिफरेंसेस इन द रिलीजन, ये तो अल्लाह ताला ने इसको रखा है। एक पहलू तो ये हमें दिया कि आप कॉमनैलिटीज़ उनसे डिस्कस करें जो थोड़े से अक्लमंद आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन हमारा टॉपिक है ब्लास्फेमस। अब ब्लास्फेमस में तो आपकी कोई कॉमनैलिटी बन ही नहीं सकती, किसी लिहाज से आप दूसरे से इत्तफाक किसी उसके पॉइंट पे कर ही नहीं सकते। उस मौजू पे, उस मौके पर हुकूमत पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म्स भी मुहैया हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल के तौर पर क्या काम हो सकता है? देखें,
पहली जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें रूट कॉज पे जाना है कि ब्लास्फेमी की फ़िज़ा क्यों पैदा होती है। ये तब पैदा होती है जब आपके दिल में किसी के लिए नफ़रत होती है। उस नफ़रत को दूर कैसे किया जाए, ये बुनियादी सवाल है। और उस नफ़रत को दूर करने के लिए हमें इंसानियत के जो पैगाम है उसको उजागर करने की ज़रूरत है। जब हम कुरान पाक पर नज़र दौड़ाते हैं तो कुरान पाक ने अपने हवाले से कहा कि हुदन लिल आलमीन, ये सारे जहानों के लिए हिदायत है। रब की बात हुई तो कहा सारे जहानों का रब है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हुई तो आपको रहमतल लिल आलमीन कहा गया। दुश्मन भी आएँ, उनके साथ आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप किसी चीज़ को नापसंद करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने एक ऐसी फ़िज़ा पैदा करनी है कि आपको एग्जिस्टेंस बाहमी मिलजुल के एक जगह रह सकें। आपका रंग मुख्तलिफ हो सकता है, आपके अकायद मुख्तलिफ हो सकते हैं, आपके नज़रियात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन उन सब के बावजूद जिस तरह अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर एक नज़्म रखा है कि हर चीज़ मुख्तलिफ है लेकिन वो एक ऑर्डर में है, वो एक अकॉर्डेंस में है, उनके अंदर एक बाहमी रब्त और ज़ब्त है। इस कायनात को देखें, दिन रात को देखें, सुबह शाम को देखें, मर्द औरत को देखें, कहीं सहरा हैं, कहीं समंदर हैं, कहीं दरिया हैं, तो ये सारी चीज़ें इख्तलाफ को तो नज़र आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ देखने वाली बात यह है कि यही इस कायनात की ब्यूटी है। मैं यहाँ इब्राहिम ज़ौक़ को कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि गुलहाए रंगारंग से है ज़ीनते चमन, ए ज़ौक़ इस जहाँ को है ज़ेब इख्तिलाफ से। जब ये बात हम इनकलकेट कर देंगे नौजवान नस्ल की माइंड में कि हम सब ने मिल के रहना है और ये इख्तलाफ ओपिनियन का हो, नज़रियात का हो, मज़ाहिब का हो, इन सब के साथ हमने चलना है और इंसानियत को प्रमोट करना है। और इंसानी देखिए इसके नतीजे में क्या होता है, वायलेंस होता है, एक्सट्रीमिज़म होती है, एक दूसरे को कत्ल कर दिया जाता है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं। तो सबसे बुनियादी चीज़ यह है कि किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर न पेश किया जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया क्या मोमिन झूठा हो सकता है? आपने फरमाया मोमिन झूठा नहीं हो सकता। ये ब्लास्फेमी के जो बहुत सारे केसेस बनते हैं झूठ पर मबनी होते हैं। आपकी ज़ाती इनाद, दुश्मनी, रंजशें होती हैं और सज़ा देने के लिए आप किसी पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो ये चीज़ प्रमोट करनी है कि सच बोलना है, जितनी हकीकत पर मबनी बात है उतनी बतानी है। और इस हवाले से अच्छा एक इसमें बड़ी अहम बात यह है कि बहुत से लोग बड़े तशद्दुद के और इंतहा पसंदी की तरफ जाने वाले हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार हमारे घर में हो सकते हैं, तो उनके हवाले से कुरान पाक ने हमें उसूल दिया है कि सलाम करके गुजर जाओ। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, उसको प्रमोट नहीं करना, उस बात को आगे बढ़ने नहीं देना। कोई ऐसी बात कर रहा है, टॉपिक चेंज कर दीजिए आप, ठीक है। मौजू बदल बड़े दीजिए। खूबसूरत तरीके से आप इसको बयान करें। आप एक खुद भी जामिया से मुंसलिक है और आपके पास मुख्तलिफ किस्म के स्टूडेंट्स जो है वो भी आते होंगे। सर ये बताइएगा कि कहाँ पे गैप रह गया है कि हम सोशल मीडिया पे एहतियात नहीं बरतते और हम इतनी जल्दी में अपना हम ये नहीं सोचते कि हमारा एक क्लिक जो है वो कितने नुकसान का बाइस बन सकता है। देखिए ये तो बहुत जो हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की और ये सहूलियात बढ़ी हैं, उसके साथ साथ हमें एक कोई ज़ाब्ता भी बनाने चाहिए थे। लोगों को अवेयरनेस भी देनी चाहिए थी कि आपको अगर आज़ादी मिली है, इतनी एक्सेस मिली है, तो उसका इस्तेमाल कैसे करना है। और उसमें मैंने कहा कि वेरीफाई करना, चीज़ों को वेरीफाई किए बग़ैर जब तक आप वेरीफाई नहीं करते उस बंदे से बड़ा झूठा कोई नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने से पूछा गया तो आपने फरमाया कि उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है जो सुनी सुनाई बात आगे कर देता है। मीडिया पे किसी ने या सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट चढ़ाई, आपने बग़ैर देखे कि ये सच्ची है ये झूठी है, आप उसको लाइक डिसलाइक करने लग जाते हैं, उसको ग्रुप्स में शेयर करने वाले। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम रुक जाएं थोड़ी देर के लिए, देखें कि वेरीफाई करें कि ये ख़बर सही भी है या नहीं है। अगर सही भी है तो अगर उससे वायलेंस माशरे में पैदा होता है, अनरेस्ट पैदा होता है, तो आपने उस अनरेस्ट को फैलाने में मदद नहीं करनी। कुरान पाक ने उसूल दिया तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी की, अच्छाई की बात है, प्रमोट कीजिए, बढ़ चढ़ के कीजिए, लेकिन अगर कोई गुनाह की बात है जिससे अनरेस्ट आता है, जिससे मुआशरे के अंदर एक ऐसी फ़िज़ा पैदा हो जाएगी कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा, तो इसके लिए एजुकेट करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से है कि झूठ भी आप वो वाला देखिए एजुकेट करने की ज़रूरत है। और नौजवान नस्ल की, क्योंकि हम
बात कर रहे हैं तो ज़्यादा मुहतात होने की ज़रूरत है, क्योंकि नौजवान नस्ल के जो दिमाग हैं वो तो एक बड़े सफ़ेद कागज़ की तरह हैं। कुरान पाक हदीस पाक में आता है, आपने फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, कि पैदा होने वाला बच्चा तो सलीमुल फितरत होता है, नेक फितरत पर पैदा होता है। ये उसके अंदर खराबियाँ कहाँ से आती हैं? मैं समझता हूँ कि माँ का किरदार बहुत अहम है, और आजकल माएँ बच्चों को सोशल मीडिया पर बच्चे यानी वो यूट्यूब हो, दूसरा वो फेसबुक के अकाउंट्स हों, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, इन सारी चीज़ वो देखते नहीं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। जब आप बच्चों पे एक नज़र नहीं रखेंगे और आप किचन का काम कर रही हैं या अपना मूवी ड्रामा देख रही हैं, तो गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है और एक चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है, और बच्चों को बताना है कि ये आपकी हुदूद हैं, इनके अंदर रहते हुए आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो मैं समझता हूँ वालिदैन बड़ी अहम किरदार अदा कर सकते हैं, असातिज़ा बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं, और फिर हमारे टीवी प्रोग्राम्स भी ऐसी नौइयत के होने चाहिए एजुकेशन के कि वो प्रोग्राम्स करें, बच्चों को, नौजवान नस्ल को एजुकेट करें। और अगली बात यह है कि बच्चों को और नौजवान नस्ल को एंगेज करना है और कॉन्फिडेंस देना है, उनको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है कि आप इस मुआशरे के एक मुअज़्ज़ज़ ज़िम्मेदार शहरी हैं, और आपकी एक गैर ज़िम्मेदाराना बात मुआशरे के अंदर अनरेस्ट का बायस बन सकती है। जब ये कॉन्फिडेंस हम अपने बच्चों को, नौजवान नस्ल को देंगे, तो इंशाअल्लाह ये सूरत हाल चंद दिनों में ही बेहतर होना शुरू हो जाएगी। सर, ये कॉन्फिडेंस के लिए कोई प्रैक्टिसेस भी होंगी ना? जी, वो प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, कॉन्फिडेंस देने के लिए बच्चों को? क्योंकि हम देखते हैं कि स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बच्चों को एक वो ख़ास तौर पर सिस्टम में लगाया हुआ है एजुकेशन के, कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत कम एजुकेशन थी, अब शुरू हो गई हो तो वो कुछ अंदाज़ा नहीं है, लेकिन कैरेक्टर बिल्डिंग की क्लासेस जो हैं वो भी नहीं होती, और टीचर भी अपने लेक्चर तक अपने आप को मुहित रखता है और वहाँ से एग्ज़िट हो जाते हैं मामला। तो ये जो प्रैक्टिसेस होती हैं, ये क्या प्रैक्टिसेस होती हैं कि हम बच्चे को इतना एम्पावर करें कि अब जिस तरीके से एक प्रैक्टिस मेरे जहन में आती है वो होती है कि आप बिज़नेस गालास जो करवाते हैं, तो बच्चों को एक माहौल साजगार देते हैं कि आप देखें मार्केट में उतर के क्या आपको एक्सपीरियंस मिलता है, कैसे कस्टमर डीलिंग होती है। ऐसे और कौन से तरीक़ाकार हैं कि जिससे इंसानियत सिखाई जा सके, जिससे रवादारी सिखाई जा सके? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने हौसला अफजाई करनी है बच्चों की, स्नब नहीं करना। कोई बच्चा काम गलत भी करता है तो उसकी इस्लाह का तरीका है कि आपसे कहें कि बेटा आपने की है, लेकिन इसको इस तरह बेहतर किया जा सकता है। हम स्नब कर देते हैं, हाँ, और स्नब करने से वो बच्चा जो है कॉन्फिडेंस क्या पैदा करना है, वो कॉन्फिडेंस लूज कर जिद में आ जाता है। तो वो कहते हैं गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो जब हम बच्चों को ये मौका देंगे कि आप बेटा कर सकते हैं, और गलती हो तो उसको गैर महसूस तरीके से डांटे बग़ैर भी आप उसकी इस्लाह कर सकते हैं। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, हदीस पाक में आता है कि एक बच्चा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया, खाने का वक्त था। अब बहुत सारी चीज़ें दस्तरखान में देखी तो कभी वो इधर से उठाने लग जाएं, कभी इधर से उठाने लगे, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे फरमाया, बेटा सम्मिल्लाह कुल बियमीनिक व कुल मिम्मा यलीक, बेटे अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं, कुल बियमीनिक दाएं हाथ से खाते हैं, व कुल मिम्मा यलीक, और जो तुम्हारे सामने है वो खाते हैं। तो एक तो इसमें सबसे अहम बात है कि हम अंगेज करें अपनी नौजवान नस्ल को बातचीत के ज़रिए से। हम अपने कारोबार से, अपने बिज़नेस से, अपनी मसरूफियात हमने इतनी बढ़ा ली हैं कि बच्चों के लिए वक्त नहीं है। तो हम उनसे जब कम्युनिकेट करेंगे, वो सवाल जवाब करेंगे, तो उसके नतीजे में एतमाद पैदा होगा। एक तो ये स्टेप है। दूसरा ये है कि उनको छोटी छोटी जिम्मेदारियां दीजिए, छोटी छोटी जिम्मेदारी दीजिए कि ये आपने काम करना है, एंड यू विल डू इट, नो वन विल पार्टिसिपेट, नो वन विल इंटरफेयर इन इट। तो वो छोटा बच्चा या वो नौजवान जब वो काम करेगा तो आप देखिएगा वो ज़्यादा अच्छे अंदाज से उसको परफॉर्म करेगा, एतमाद भी बढ़ेगा, और उसको ये भी यकीन होगा कि मुझ पे लोग एतमाद करते हैं। और जब ये चीज़ डेवलप हो जाए किसी बच्चे के साथ या किसी भी इंसान के साथ कि आई कैन डू इट एंड अदर पीपल आर सपोर्टिंग मी, तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाती है।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके वक्त के लिए बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। एंड आई होप कि आपकी तरफ से जो तजावीज़ दी गई हैं उस पर हमारे माँ बाप और हमारे असातिज़ा को अमल करने की ज़रूरत है। माशरे में एक अच्छाई की जानिब जाना है और बेदारी की जानिब जाना है, और उसके लिए एक डायलॉग के जो है माहौल को मज़ीद उजागर करने की ज़रूरत है। मुझे रुशना कुसुम पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी कल। बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।